हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि, जो कि SD यादव मैथ्स का है। लास्ट पार्ट रहेगा ये हमारा, ठीक है। इसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप RS अग्रवाल का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसका, तो वहाँ से आप एक्सरसाइज A और एक्सरसाइज B दोनों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप अपने मैथ्स के डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलो के 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, ये बोल रहा है कि किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलो का 1200 ग्राम दिखाता है। 1 किलो मतलब कितने ग्राम? 1000 ग्राम होता है ना 1 किलो, है ना। और वो बोल रहा है कि वो तराजू जो है वो 1 किलो का 1200 ग्राम दिखाता है। 1 किलो का कितना दिखाता है? वो 1200 ग्राम दिखाता है, ठीक है। मतलब 1 किलो दिखाना चाहिए, लेकिन 1200 ग्राम दिखा रहा है, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना, अगर वो 1000 की जगह 1200 ग्राम दिखा रहा है तो प्रॉफिट तो यहाँ पे भी हो रहा है ना उसको। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 1000 से 1200 मतलब कितने का प्रॉफिट? तो आप देखेंगे कि 200 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 200 का प्रॉफिट हुआ 1000 से, तो 100% कितना होगा? मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, मतलब 20% का प्रॉफिट है ना ये, ठीक है। ये 20% का लाभ तो यहाँ कमा लिया उसने, ओके। और वो बोल रहा है कि वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। मतलब क्रय मूल्य पर भी 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। अगर क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा अंकित कर रहा है, ठीक है, तो 10% का प्रॉफिट वो, 20% का प्रॉफिट ये, और ये बोल रहा है शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है शुद्ध, वो क्या होगा? तो देखिए, 10% का प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पर, और 20% प्रॉफिट उसके जो गलत तराजू के कारण आया उसका, ठीक है। तो ये भी प्रॉफिट है। मतलब जब 2% दे देगा तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट, शुद्ध लाभ निकालना है, तो आप जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने से गलत हो जाएगा। आपको मैंने बताया है कि जब 2 प्रॉफिट हो या 2 लॉस हो, तो एक फार्मूला बताया था मैंने कि जब 2 प्रॉफिट परसेंट हो या 2% इंक्रीज हो रहे हो या 2 घट रहे हो, ठीक है। तो ये फार्मूला बताया था मैंने आपको, परसेंट इंक्रीज परसेंट डिक्रीज का। लेकिन यहाँ पर दोनों बार लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। तो पहले पे 10 का लाभ, दूसरे पर 20 का लाभ, फिर प्लस 10 गुना 20 बटा 100, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2 और 20 और 10 30, 30 और 2 कितना हो गया? 32। मतलब एक्चुअल, मतलब शुद्ध लाभ परसेंट कितना है उसका? 32%। तो ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 156। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और उसके बाद वो क्या करता है कि 1 किलो की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है। मतलब समझना, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह वो 850 ग्राम का नकली बाट यूज करता है, ठीक है। और क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कि क्रय मूल्य का दावा करता है मतलब जितने में उसने खरीदा है उतने में ही बेचेगा वो, ऐसा उसने दावा करता है वो, कि मुझे ये 5 रुपये में पड़ा है तो मैं आपको भी 5 रुपये में दे रहा हूँ। लेकिन वो नकली बाट का प्रयोग करता है। जो बाट है एक्चुअली वो 850 ग्राम का ही है, और वो दिखा रहा है कि ये 1000 ग्राम का, मतलब 1 किलो का बाट है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, बस ये पूछा है। तो 850 ग्राम, 1000 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन 850 ग्राम पर ही तो कैलकुलेट कर रहा है ना वो प्रॉफिट उसका। तो कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे? 150 का। 150 ग्राम का प्रॉफिट, हर एक चीज हर 1 किलो पे ले रहा है ना वो। तो 150 ग्राम का प्रॉफिट हुआ उसको जब उसने, हमने नहीं, उसने 850 ग्राम का यूज किया बाट। तो 100% कितना होगा उसका, ठीक है। ये जीरो से जीरो कट गया, 5 तिया 15 17, ठीक है। मतलब ये 300/17 आ गया यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो 17 से ही 11/17% होगा आपका आंसर, ठीक है। ये दोनों दिया हो ऑप्शन में, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, जो दिया हो वो होगा आपका आंसर।
चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी चीज़ों को लागत मूल्य पर ही बेचता है और एक पर तौल में 1 किलो की बजाय है नहीं है बजाय 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। मतलब जो फिर से वही कंडीशन है कि 1000 ग्राम दिखा रहा है लेकिन कितना तोल रहा है वो सिर्फ 800 ग्राम। मतलब हर बार लोगों को कितने रुपए का चूना लगा रहा है, कितने ग्राम का, 200 ग्राम का चूना लगा रहा है ना। तो 200 ग्राम का चूना लगा रहा है वो व्यापारी दुकानदार, ठीक है। जब वो खुद 800 का यूज़ कर रहा है तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो 200 चौक 800, 200 से 4 बार कटेगा ना 800, 4 से 100 कटेगा 25 बार, मतलब 25% का प्रॉफिट कमा रहा है वो, ठीक है। ये भी अपने लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु नकली बाट की बजाय 1 किलो की बजाय 920 ग्राम तोलता है। मतलब 1 किलो दिखा रहा है और 920 ही तोल रहा है। मतलब यहाँ पे कितने का, 80 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है ना वो, 1000 ग्राम की बजाय 920 ग्राम ही तोल रहा है वो, ठीक है। मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, 80 ग्राम का। 80 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है उसको 920 ग्राम पे, तो 100% कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 आधा कर दो 4, इसका आधा हो जाएगा ये 46, इसका आधा 2, इसका आधा हो जाएगा 23। मतलब ये हो गया 200/23%, ठीक है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 8.7% के, ठीक है। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है। देखिए 1 किलो दिखा रहा है लेकिन 800 ग्राम तोल रहा है, तो 200 ग्राम का फायदा ले रहा है ना। 1000 ग्राम है ना, एक किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम दिखा करके 800 ग्राम तोल रहा है, 200 ग्राम का फायदा ले रहा है, ठीक है, 200 ग्राम का है ना। और 200 ग्राम का फायदा ले रहा है टोटल 800 दिखाकर, 1000 दिखा, मतलब एक्चुअली तो वो 800 पे तोल रहा है ना। उसका प्रॉफिट कितना है, उसके लाभ का परसेंट कितना है ये पूछ रहा है। तो 1 किलो दिखा करके 800 ग्राम मतलब दे रहा है लोगों को, इसका मतलब 200 ग्राम का फायदा ले रहा है। कब, जब वो खुद 800 ग्राम के बाट का यूज करता है। तो 100% कितना होगा, तो 20 चौक 80, ठीक है, 25% आंसर होगा आपका यहाँ पे। चलिए 160 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी को 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है। वह उस मेज को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तो कुल लाभ 10 रुपये का होता है। तो तदनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए कुर्सी और मेज है एक, है ना। तो चलिए एक कुर्सी मान लो, एक मेज है। एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसको हम एलिगेशन से करने वाले हैं, ठीक है। जिसको आता है वो स्किप करते हैं। कुल लाभ है 10 रुपये का। देखिए क्या करा है कि उसने एक कुर्सी और एक मेज 500 रुपये में खरीदे हैं। टोटल क्रय मूल्य दिया सॉरी, क्रय मूल्य कितना दिया है उनका, 500 रुपये, ठीक है। और वो बोल रहा है उस मेज को 10% हानि पर बेचा उसने। तो मेज को कितने पे बेचा उसने, 10% हानि पर। कुर्सी को 10% लाभ पे बेचा और कुल लाभ 10 रुपये का हुआ। तो देखो यहाँ 10 रुपये का कुल लाभ हुआ क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 500 पे, तो 100% कितना लाभ हुआ, मतलब टोटल लाभ कितना हुआ ये निकाल रहे हैं, है ना। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 2% का लाभ हुआ ना उसको। तो 2% का ओवरऑल लाभ है उसका, ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है, और लाभ है। तो प्लस इसको घटा के यहाँ लिख देंगे, इसको घटा के यहाँ लिख देंगे। 10 और +2 ये दोनों सेम साइन के हैं ना, मतलब सेम चिन्ह है इनका, प्लस प्लस तो घटा दो, 10 में से 2 गया तो 8। लेकिन जब भी एलिगेशन में विपरीत चिन्ह आ जाए ना तो जोड़ दो उनको, 10 और 2 कितना हो गया, 12। बस सिंपल ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। तो हाँ काट दो, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 और 2 5, इनका क्रय मूल्य आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्रय मूल्य देखो 3 और 2 कितना हो गया, 5, दोनों का क्रय मूल्य है कितना, 500। हमारे हिसाब से 5 है, वो बोल रहा है 500। तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना दिया है यहाँ पर 3। तो 5 हो गया 500 की वैल्यू, तो 1 होगा 100 की वैल्यू, तो 3 होगा 300 की वैल्यू, और वही हमें निकालना था। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ पर, 300 रुपये। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक दुकानदार 750 में 2 कुर्सी खरीदता है। पहली को 22% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 8% के हानि पर बेचता है, ठीक है, 8% की हानि पर। पूरे सौदे में कोई लाभ और कोई हानि नहीं हुई, मतलब न लाभ हुआ न हानि, मतलब 0, ठीक है।
तो इनको घटा दो और यहाँ लिख दो, तो ये 8 तो यहाँ आ गया, ये 22 जो है वो यहाँ आ गया। इसको आधा कर दो तो 4, इसको आधा करोगे तो 11, मतलब 11 और 4 टोटल कितना हो गया 15। 15 उनका क्रय मूल्य आ गया, और वो बोल रहा है कि दोनों को खरीदा है 750 रुपये में। ठीक है, यहाँ ये वैल्यू सेलिंग प्राइस थी, ध्यान रखना कि सेलिंग प्राइस पे इतने % हानि पे बेचा ये, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल प्राइस, ये जो रेशो बनकर आएगा ना वो क्रय मूल्य का होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 15 हो गया 750 की वैल्यू, तो 1 हो गया 50 की वैल्यू। ठीक है, 15 पंजे 75, 50 हो गया ना। तो ये बोल रहा है दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है। दूसरी कुर्सी जो है वो उसने 8% हानि पर बेची है, मतलब 11 की वैल्यू पूछी है। तो 1 50 की वैल्यू है तो 11 होगा 550 की वैल्यू, मतलब 550 रुपये जो होगा वो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य होगा। तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 550 रुपया। लेकिन सॉरी, क्रय मूल्य, माफ़ी चाहता हूँ, ये क्रय मूल्य आया है ना, कॉस्ट प्राइस आया है ये, तो मतलब 550 रुपये जो है वो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य है, और दूसरी कुर्सी को बेचा है 8% लाभ हानि पर। ठीक है, तो 550 का 8% निकाल करके 550 में से घटा दो, या फिर 550 जो कि क्रय मूल्य है, कितने की वैल्यू होती है 100% की, क्रय मूल्य हमेशा 100% की वैल्यू होगी, तो हमें चाहिए 8% की हानि। 8% की हानि कब होगी, जब 92 में बेचेंगे 100 की चीज़ को। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसको सोल्व करना पड़ेगा, और आपका आंसर आ जाएगा 506 रुपया। ये आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 46, और 46 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 506 रुपया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 162 दिया है, 2160 में 2 पंखे खरीदता है, एक पंखा 15% के लाभ पे, दूसरा 9% की हानि पर बेच देता है। देखो, पहला बेचा 15% लाभ पे, दूसरा बेचा 9% की हानि पर, और कोई फायदा, कोई लाभ न कोई हानि नहीं हुई उसको। ठीक है, मतलब ये 9 आ गया यहाँ पे, ये 15 आ गया यहाँ पे, तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3:5 आ गया है। तो पंखे का क्रय मूल्य कितना है, बस वो पंखे का क्रय मूल्य पूछ रहा था। एक पंखा खरीदा, दूसरे को 9% हानि पर बेचा, 2 पंखे खरीदा है उसने। ठीक है, तो यहाँ पे समझना, अब आप पंखों का क्रय मूल्य पूछा है उसने। अब ये नहीं बोला है कि पहले वाले पंखे का या दूसरे वाले का, हर पंखे का क्रय मूल्य। अच्छा, दोनों का क्रय मूल्य पूछा है, तो 3 और 5 कितना हो गया, 2 8, मतलब हमारे हिसाब से 8 क्रय मूल्य, और वो बोल रहा है 2160 है। तो 8 इसकी वैल्यू है, तो 1 किसकी वैल्यू होगी, तो 8 दूना 16, 5 बचा, 8 सती 56, 0, 270 की वैल्यू हो गई एक। ठीक है, और वो बोल रहा है कि 3 और 5 की वैल्यू बताओ, तो 1 इसकी वैल्यू है तो 3 किसकी होगी और 5 किसकी होगी, बस ये चीज़ निकालना है। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, बस 27 क्या होता है 81, 810, और 27 पंजे होता है 135। ठीक है, और ये 0 है तो 1350, मतलब पहले का विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, और दूसरे का पंखे का क्रय मूल्य 1350 है। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी, एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदता है, वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर, देखिए एक है कलाई घड़ी और एक है दीवार घड़ी। कलाई घड़ी पर वो 10% का लाभ कमाता है, दीवार घड़ी पर वो 15% का, और वह कुल रुपए इतने का लाभ कमाता है, मतलब 5150 का लाभ कमाता है। टोटल क्रय मूल्य कितना, 390 पर, तो 100% कितना होगा। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये मैं निकाल रहा हूँ ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, कितने का लाभ हुआ टोटल उसको। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5150 बटे में है 390, 0 से 0 काट देंगे तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 चौक 52, तो 13 तिया 39। ठीक है, 40 और 11 12, 125। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये 515 है ना ये, तो 3 से 5, 5 10 और 11। चलिए एक काम करिए, इसको मत काटिए, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, 390। ठीक है, 515 बटा 39, यही रहने दीजिए इसको। ठीक है, तो देखो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 515 बटा 39 का। ओके, तो सिंपल है, इसको घटा करके यहाँ लिखना है, इसको घटा करके यहाँ लिखना है। तो 10 में से ये घटाना है हमें, है ना, हमें नहीं पता बड़ी वैल्यू ये है या ये है। मान लो ये 40 है, तो 40 से तो ये ये बड़ा है ना, ये वैल्यू बड़ी है, तो इसमें से ये घटा दो, मतलब 515 बटा 39 में से घटा दो 10, तो इन 39 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 39 से कम 39, 390 हो जाएगा बटे में 39, तो 390 गया इसमें से। तो देखिए
5 में से गया 0 तो बचा 5, 1 में से गया 9 तो बचा 2, 1 बचा तो 25। ठीक है, ये बोल रहा है। अब अगला यहाँ पे है कि 515 बटा 39 में से घटाना है 15, तो 15 का मल्टीप्लाई कर लें इसमें। ठीक है, 39 में, तो 15 नमा की 135, 135 की मैं यहाँ लिख रहा हूँ 515 माइनस 135 की 5, 13 बच गया, 15 तिया 45, 45 और 13 ये हो जाएगा 5 और 3 8, 4 और 1 5, 585। मतलब 585 में से ये घटा दो, आगे पीछे कुछ भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 में से 5 गया तो बचा कितना 0, 8 में से 1 गया तो बचा कितना 7, बस 70। ठीक है, ये 70 हो गया। तो इसको आप काट दे 5 से तो 14 बार कटेगा, ये 5 से काट दो तो ये 25 बार। ठीक है, 14 पंजे 70, 25 पंजे 125। यहाँ पर बस ये हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दोनों को 390 में खरीदा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देना है आपको। ये कितना हो गया टोटल 39 हो गया ना। मतलब यहाँ पर जो है समझना, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 39 जो है हमारा टोटल सम है और वो बोल रहा है कि 390 है। ठीक है, तो एक किसकी वैल्यू होगी 10 की, क्योंकि 39 से 39 एक बार कटेगा और ये 0 है। और ये बोल रहा है कि कलाई घड़ी और दीवार घड़ी की कीमत, मूल कीमतों में अंतर बताना है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस बताना है हमें। तो 5 में से 4 गया तो बचा 1, 2 में से 1 गया तो बचा 1, हमें 11 की वैल्यू निकालना है बस। तो 1 10 की वैल्यू है तो 11 होगा 110 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर ये फ्रैक्शंस जो है ना कट नहीं रहा था। ठीक है, वरना काफ़ी ईजी होता है ये। यहाँ पे थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी हेल्प हो सकती है एग्ज़ाम में, वरना इसके कई सारे तरीके भी हैं। ठीक है, पहले को 10% लाभ पे बेचा तो मान लिया जाए कि, देखिए खैर छोड़िए, एक्स मान के कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो आप बुक में भी देख सकते हैं एक्स मान के। दो घड़ियों का क्रय मूल्य इतना है, घड़ी 16% लाभ पे बेची गई, दूसरी 12% हानि पर बेची गई और कुल सौदे में न लाभ हुआ ना हानि। तो बस ये 12 यहाँ आ गया, ये 16 यहाँ आ गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 और 3 कितना हो गया 7। टोटल क्रय मूल्य है 7, हमारे हिसाब से वो बोल रहा है 840 है। तो एक हो गया 7 एकम 7, 7 दूना 14, 120 की वैल्यू जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है का क्रय मूल्य होगा। लाभ पे इसको बेच रहा है ना 16% पे, तो 3 की वैल्यू पूछिए, तो 3 की वैल्यू होगी 360 रुपये। ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 165। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल रुपये 1600 में खरीदी। देखो 2 साइकिल उसने टोटल कितने में खरीदी 1600 में। उनमें से पहली 10% लाभ पर, पहली 10% लाभ पर और दूसरी 20% लाभ पर बेची। ठीक है, यदि उसने पहली 20% लाभ पर और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक मिल जाते। मतलब अगर पहली को 10% लाभ पे बेचा, दूसरी को 20% लाभ पे बेचा, अगर वो उल्टा कर देता कि पहली को 20% पे बेचता और दूसरी को 10% पे बेचता तो उसे 5 रुपये ज़्यादा मिलते। तो दोनों साइकिलों की लागत मूल्य का अंतर कितना था। तो देखिए यह तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि पहली साइकिल को 10, कोई भी एक कंडीशन ले लो, देखो सेम है ना, 10 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, ये 10 20 टोटल 30, इधर भी 20 10 टोटल 30 है ना। तो कंडीशन तो सेम है ना यहाँ पे। तो आप एक कंडीशन कोई भी ले लो, या तो ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन अगर देखें हम तो ये बोल रहा है कि 10% लाभ की बजाय अगर वो 20% लाभ पे बेचे तो उसको 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। मतलब इनका डिफरेंस कितने का है, 10 और 20 का डिफरेंस कितने का है, 10% का। तो 10% सेलिंग प्राइस का अंतर है हमारे हिसाब से, क्योंकि वो पहले 10% लाभ पे, मतलब 100 की चीज़ को 110 में बेचे, या फिर वो 100 की चीज़ को 120 पे बेचे, तभी तो 10% का प्रॉफिट है। और वो बोल रहा है 5 रुपये का प्रॉफिट है। तो 10% हो गया 5 की वैल्यू, तो 100% किसकी वैल्यू होगा, 50 की वैल्यू होगा ना। एक जीरो तो लगाया बस आगे पीछे। ठीक है, तो दोनों साइकिलों की लागत मूल्य का अंतर कितना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 50 रुपये का। तो 50 रुपये ही होगा आपका आंसर इसका। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं क्या बोल रहा है कि राहुल ने 2 साइकिलें खरीदी कुल 1500 रुपए में। ठीक है, उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची, दूसरी साइकिल 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एक समान है। अब सेलिंग प्राइस बराबर दिया है उसने। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है ये कि दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है। इसके तरीके बहुत सारे हैं। देखिए मैं 2-3 तरीके से करवाऊंगा आपको इसको, 2 तरीके बताऊंगा इनके में। ठीक है, पहला समझिए कि जब भी क्वेश्चंस में देखो, पिछले सवालों में क्या था कि 2 साइकिलों का कुल क्रय मूल्य दिया था, खरीदना मतलब क्रय मूल्य दिया था, एक को इतना % लाभ पे, दूसरे को इतना % हानि पर, और यदि दोनों साइकिलों का बेचने पर न तो लाभ हुआ हो न हानि हुई हो, वो कंडीशन दी थी ना। लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, क्योंकि यहां पर ये बोल रहा है कि यदि दोनों साइकिलों का सेलिंग प्राइस बराबर हो, विक्रय मूल्य, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले आप समझेंगे इसका शॉर्टकट, ठीक है, फिर आप समझेंगे इसका अल्ट्रा शॉर्टकट, बहुत जल्दी से भी कैसे करेंगे। तो यहां पे समझना इसका शॉर्टकट। ये बोल रहा है उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए की हानि हुई, मतलब 5 की चीज को उसने 4 में ही बेच दिया। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गई। ओके। दूसरी को 20% लाभ पे बेचा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू फिर से 1/5, मतलब 5 पे 1 का फायदा। अब 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचा। ठीक है। लेकिन अगली कंडीशन देखें इसकी, तो ये बोल रहा है दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है। यहां पर एक का विक्रय मूल्य 4 है, एक का विक्रय मूल्य 6 है, ये समान नहीं है ना। तो समान करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा और इस 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर दूंगा, मतलब 4 का मल्टीप्लाई नीचे, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर। तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। अब देखिए सेलिंग प्राइस सेम है ना, सेम सेलिंग प्राइस दिया है ना यहाँ पे। तो बस अब सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2 साइकिलों का कुल क्रय मूल्य 1500 है, और यहाँ पर इन दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 30 और 20 50 रुपए, मतलब 50 रुपए क्रय मूल्य है हमारे हिसाब से, और वो बोल रहा है कि टोटल 1500 है। तो एक किसकी वैल्यू होगी, 30 की। देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटेगा ये 30 बार, एक हो गई 30 की वैल्यू। वो बोल रहा है दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है, और क्रय मूल्य है पहली का 30, दूसरी का 20। तो पहले वाली 30 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 900, 3 तिया 9, 900 होगा ना। और दूसरी वाली है 20, तो 20 का क्रय मूल्य कितना होगा, 3 दूना 6, मतलब 600। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट मेथड था। ठीक है, तो पहली का क्रय मूल्य 900 रुपये, दूसरी का क्रय मूल्य 600 रुपये। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका ये कहता है इसका कि जब भी 2 साइकिलों का एक पर प्रॉफिट हो रहा हो या एक पर लॉस हो रहा हो और विक्रय मूल्य समान दिया हो, तो आप सिंपली एलिगेशन से करेंगे इसको। और एलिगेशन से इस प्रकार करेंगे कि देखिए पहली को 20% हानि पर बेचा, मतलब 100 की चीज पे 20 की हानि, मतलब कितने में बेचा उसने, 80 में बेचा। 20% की हानि मतलब 80 में बेचा। ठीक है, और दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर, मतलब 120 में बेचा। 100 पे 20 का लाभ, 120 में बेचा। और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट 0, क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर है ना। अब मैं सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा हूं सवाल को, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर ये 80 आ जाएगा, यहां पर ये 120 आ जाएगा। तो 120 और 80 आप डायरेक्ट उल्टा लिख सकते थे बिना इसका समझ करे। ठीक है, तो 40 से काट दो इसको, 40 दूना 80, 40 दिया 120, 3 और 2 कितना हो गया, 5। यहां पर इन दोनों का जो टोटल अब ये देखिए सेलिंग प्राइस पे जरूर कैलकुलेट किया हमने, लेकिन ये जो वैल्यू आएगी मैंने क्या बताया आपको, हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगी। ठीक है, यहां पर 3 और 2 5, टोटल कॉस्ट प्राइस है 5, वो बोल रहा है 1500। एक किसकी वैल्यू होगी, 300 की। ठीक है, तो हमें 3 की वैल्यू चाहिए तो 900, और 2 की वैल्यू चाहिए तो 600। जो तरीका आपको सरल समझ में आए, ये वाला या ये वाला, तो आप उससे फॉलो कर लें, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी सेम आंसर आया, उससे भी सेम आया, आपको जो ठीक लगे आप उससे करें। क्वेश्चन नंबर 167 करते हैं। इसको भी आप बिल्कुल फ्रैक्शन के 2 तरीके कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी विक्रय मूल्य समान दिया है। ओके, तो कर सकते हैं हम बिल्कुल, लेकिन मैं जो प्रेफर करूंगा इस सवाल के लिए, जब विक्रय मूल्य समान दिया हो तो दूसरा वाला, मतलब अल्ट्रा शॉर्टकट। ठीक है, काफी इजी हो जाएगा।
20% हानि पर बेचा मतलब 80 में बेचा, 15% लाभ पे बेचा मतलब 115 में बेचा। 0 ये हो गया 115, ये हो गया 80। 5 से काट दो इसको, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 से कट जाएगा ये 16, 5 80, ठीक है। ये 23 रुपये, ये 16 रुपये। क्रय मूल्य इतना आ गया हमारा, इनको जोड़ दो, कितना हो गया 6 और 3 9, 2 और 1 3 39। तो यहाँ पर क्रय मूल्य इतना है, वहाँ पर क्रय मूल्य है 19,500। तो एक किसकी वैल्यू होगी, तो पहले आप इसको काटेंगे 13 से, तो 13 तिया 39, ठीक है। और 13 से कितनी बार जाएगा ये, 13 पंजे 95, 13 पंजे 65, सॉरी 13 सती 13 अठी 24, 13 नम 30, 13 15 बार कट रहा है आई थिंक ये 13 से। देखिए 13 पंजे 65 की 5, 6 बचा, 13 कम 13 और 6 19, हाँ बिल्कुल। तो ये 15 बार कट जाएगा इससे, मतलब 1500 बार। तो 3 से ये कटेगा, 3 पंजे 15, 500 बार, ठीक है। तो उनका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य एक का है 23, 23 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो 23 तो 5 तिया 15 की 5, एक बचा, 5 दूना 10 और 1 11, 11,500 पहले का, और दूसरा है 16, तो 16 की वैल्यू तो 16 पंजे 80, मतलब दूसरे का जो है वो 8,000 रुपये है। तो 11,500 रुपये और दूसरे की जो वैल्यू होगी वो 8,000 रुपये, ठीक है। तो दोनों के जो आंसर हैं वो आ चुके हैं आपके सामने। तो जो तरीका आपको पसंद आए, ये अल्ट्रा शॉर्टकट तो यही अच्छा है, आई थिंक ये अच्छा है, ठीक है। वरना आप ये जो पिछला वाला मेथड था, ये वाला जो शॉर्टकट कह डाला था मैंने यहाँ पे इसका, तो वो आप उस तरीके से भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। 168 क्या कह रहा है, कृष्णा के पास 12 संतरे हैं, वह उनमें से X को 10% के लाभ पर बेचता है, शेष को 10% की हानि पर, पूरे सौदे पर उसे 5% का लाभ होता है, तो X का मान कितना है। देखिए इस क्वेश्चंस को हम दो तरीके से करेंगे, ठीक है। बुक्स का मेथड फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। बुक्स का मेथड फॉलो करना है ना तो ये वीडियो मत देखना, है ना। आप कंसेप्ट जानने आए हो ना तो कंसेप्ट बिल्कुल जाने, लेकिन कंसेप्ट के साथ मैं शॉर्टकट बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चंस को मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक जो पूरा थोड़ा सा कंसेप्ट कह सकते हैं इसको, कि कंसेप्चुअली ऐसे होता है ये, ठीक है, कंसेप्चुअली जल्दी, है ना। और एक इसका अल्ट्रा शॉर्टकट। तो देखिए पहले समझिए, कृष्णा के पास टोटल 12 संतरे हैं, ओके। वह उनमें से X को 10% के लाभ पे बेचता है और बाकी को 10% की हानि पर, और पूरे सौदे में उसे इतने % का लाभ हुआ है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि उसके पास टोटल कितने संतरे हैं, 12, और 12 पे उसको टोटल, मतलब 12 टोटल है ना उसके, और टोटल पे उसको 5% का लाभ हुआ है। तो 12 पे 5 का लाभ हुआ है, 5% का। मैं एक्चुअली परसेंट को जितना दिया है उतना ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। शॉर्टकट बता रहा हूं ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए हम इस तरीके से कर सकते हैं। बुक का तरीका नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये जब भी ऐसी चीज दे दे तो इस तरीके से करेंगे कि टोटल चीज दी है और टोटल को 5% लाभ पे बेचा है, तो टोटल का मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल। अब आगे क्या दिया है कि उनमें से X को 10% लाभ पे बेचा है उसने, तो X को 10% लाभ पर, तो X को 10 पे, तो प्लस है ना, इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूँ। जहाँ हानि पर बेचेगा वहाँ माइनस लगाऊंगा मैं। और क्या बोल रहा है कि X को 10% लाभ पे, तो X गुना 10 फिर प्लस, और जो बाकी के जो शेष बचे हैं, अब शेष बचे कितने, तो देखो टोटल कितने थे, 12, 12 में से कितने बेच दिए, X, तो बचे कितने, 12 माइनस X। टोटल 12 थे, कितने बेच दिए, X, तो बचे कितने, तो 12 माइनस X, इतने बचे ना। तो जो बचे कितने हैं, 12 माइनस X, उनको बेचा उसने 10% हानि पर, मतलब -10 पे। हाँ देखो यहाँ पे दोनों को लाभ पे बेचा, इसलिए मैंने प्लस का 5 और प्लस का 10 लिया है। जब हानि बोल देगा तो माइनस लगाना है, बस सिंपल कैलकुलेशन है। 12 पंजे 60, ये हो गया 10x माइनस देखिए ये माइनस है ना, तो ये यहाँ आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 12 धाम 120 और 10x माइनस का, है ना। ये माइनस बाहर ले लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ अब करेंगे हम 60 बराबर ये है 10x माइनस 120, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 10x, ठीक है। 10 और 10 कितना हो गया, 20x बराबर, ये 60 तो था, माइनस का 120 इधर आएगा तो प्लस का 120, मतलब 120 और 60 हो गया 180 बराबर 20x, तो 20 नाम 180। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। x की वैल्यू ही तो पूछी थी जो कि आ चुकी है 9,
ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। या फिर दूसरा तरीका, कृष्णा के पास टोटल 12 संतरे हैं, उसमें से x को बेचा, x को कितने में बेचा उसने 10% लाभ पर, ठीक है, और बाकी के कितने बचे 12 माइनस एक्स, टोटल 12 में से x इधर बेच दिए तो 12 माइनस एक्स बचे, और उनको उसने बेचा है 10% की हानि पर, ओके, और पूरे सौदे में उसको क्या हुआ है 5% का लाभ। तो बस सिंपल है ना, जब भी मैंने बताया कि एक माइनस में दिया हो एक प्लस में दिया हो तो दोनों को जोड़ के लिख दो, 10 और 5 हो गया 15, और दोनों प्लस में दिया है तो घटा दो, 10 में से गया 5 तो बचा 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3:1 आ गया ना। यहाँ पर टोटल संतरे कितने दिए हैं 3 और 1 4, और उसके अनुसार कितने हैं टोटल 12, तो एक किसकी वैल्यू होगी 3 की। हमें क्या चाहिए x का मान, x का मान कितना आया है यहाँ पे 3, हमें 3 की वैल्यू चाहिए यहाँ, तो एक 3 की वैल्यू है तो 3 किसकी होगी 9 की। समझ में आया होगा आई थिंक ये आपको, ठीक है। ए बी तथा सी तथा डी ने 60 रुपये की कीमत का एक उपहार खरीदा, उसके लिए ए ने दूसरों की आधी, बी ने दूसरों की 1/3 और सी ने दूसरी की 1/4 कीमत अदा की, तदनुसार डी ने कुल कितने कीमत अदा की। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी ने टोटल जो है वो 60 रुपये की कीमत का एक उपहार खरीदा, मतलब चारों ने जो पैसा लगाया वो 60 रुपया है, ये तो आप लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं इसको। अभी बोल रहा है ए ने दूसरों की आधी, दूसरे कितने हैं बचे, तो देखो ए ने दूसरे मतलब बी प्लस सी प्लस डी की आधी, तो ए ने आधी लगाई इन सब की, तो ये सब मान लो 2 रुपये लगाए तो इसने आधा लगाया मतलब 1 रुपया लगाया। ए ने इन सब की आधी, इन सब को मान लिया अगर मैंने 2 तो ये होगा 1, आप 100 मान लो 200 मान लो कुछ भी मान लो, लेकिन ईजी है ना ये, इसलिए यही मानेंगे हम। दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि बी ने दूसरी की 1/3, मतलब जो बी है उसने बाकी दूसरे जो हैं क्या बचा, एक ए बचा, एक सी बचा, एक डी बचा, उनकी 1/3 लगाई। अगर इन सब ने 3 लगाई तो 3 का 1/3 इसने, मतलब 3 का 1/3, 3 का 1/3 होगा ना 1, तो उसने 1 लगाया, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि सी ने दूसरों की मतलब ए प्लस बी प्लस सी की 1/4 लगाई, तो 4 की 1/4 1 उन्होंने ये लगाई, ठीक है। तो डी ने कुल कितनी कीमत अदा की। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, यहाँ पर ए बी सी डी ये 4 लोग हो गए ना, 3 ये और 1 ये, टोटल मिलाकर के 4 लोग, ठीक है। तो इन चारों ने मिलकर कितना लगाया है 60 रुपया। यहाँ पर ए और बी सी डी मतलब 2 रुपये, यहाँ पर टोटल कितना रुपया लगाया गया है 2 और 1 3, यहाँ पर टोटल पैसा लगा है 3, लेकिन हम जानते हैं कि टोटल पैसा उन्होंने लगाया है चारों ने मिलकर 60 रुपया, तो 3 60 की वैल्यू हो गई, तो 1 किसकी वैल्यू हो गई 20 की, और 1 यहाँ पे किसकी वैल्यू है ए की, मतलब ए की वैल्यू पता चल गई ना, यहाँ पे 20 रुपया है, ठीक है। यहाँ देखना आप बी ए बी सी डी ये चारों मिलकर के इन्होंने 60 रुपये लगाए हैं, और यहाँ पे चारों ने मिलकर 1 और 3 कितना 4 रुपया लगाया है, तो 4 हो गया 60 की वैल्यू, तो 1 हो गया 15 की वैल्यू, और यहाँ पे b किसकी वैल्यू है 1 की, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो b की वैल्यू आ गई ना यहाँ पे 15, ठीक है। यहाँ पे देखो a b c और एक c ने दूसरी की 1/4, मतलब c ने दूसरों की, तो दूसरा मतलब a b और d इनकी 1/4 लगाई, तो यहाँ पर इन चारों का जो सम है वो 4 और 1 कितना है 5, ठीक है। और वो बोल रहा है कि 60 है इन चारों का सम, तो 5 हो गई 60 की वैल्यू, तो 1 हो गई 12 की वैल्यू, मतलब यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आ गई 12, क्योंकि C की वैल्यू कितनी है 1 और 1 की वैल्यू अभी 12 निकाली ना हमने, तो A B C कितने आ गए 20 15 12, तो पूछ रहा है D ने कितने लगाए, तो देखो चारों ने मिलकर 60 रुपये लगाए हैं, और इन तीनों ने कितने लगाए हैं, तो 20 15 और 12 जोड़ दो, 5 और 2 हो गया 7, 2 और 2 4 47 रुपये। 60 में से 47 रुपये अगर ए बी सी ने लगाए, तो बाकी के जो 13 रुपये बचे वो किसने लगाए होंगे, डी ने लगाए होंगे। तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 रुपये के अंकित मूल्य पे बेचता है। देखिए वो 12 वस्तुएं बेचता है, देखो थोक व्यापारी जो है वो खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं किसे बेच रहा है 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पे, है ना, मतलब 12 वस्तुओं को बेच रहा है वो 9 रुपये के अंकित मूल्य पे, ठीक है।
तो सेलिंग प्राइस कितनी दी है 12, अंकित मूल्य कितना है 9 का, है ना। तो बस सिंपल है ना, अंकित मूल्य से ये जो है 12 रुपये का सेल कर रहा है, मतलब 9 रुपये की चीज़ पर वो 12 में बेच रहा है, कहने का मतलब ये है अंकित मूल्य पे बेचता है वो, ठीक है। तो 12 वस्तुएं, हाँ अब समझना, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया, उसको 3 रुपये का हो गया ना, अंकित मूल्य पे तो 3 रुपये का हुआ है ना, तो अंकित मूल्य पे 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसको, ठीक है। और बेच किस पे रहा है, अंकित मूल्य पे, यहाँ पे क्रय मूल्य तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसके अंकित मूल्य पे 9 पे, तो 100% कितना होगा, बस ये कैलकुलेट करना है। तो 3 तिया 9, 100 में 3 का भाग देंगे तो 33.33%, ये होगा उसका लाभ का परसेंट, अगर वो उसे अंकित मूल्य पर बेचेगा तो, ठीक है। तो 33.33% होगा यहाँ पे आपका आंसर। एक व्यक्ति 3 गाय और 8 बकरियां 47,200 में खरीदता है। यदि उसने 8 गाय और 3 बकरियां खरीदी होती तो उसे 53,000 रुपये और देने होते, तदनुसार एक गाय का क्रय मूल्य कितना है। तो ये क्वेश्चंस कई तरीके से हो सकता है, लेकिन इसका जो है वो शॉर्टकट नहीं होगा। मैं एक चीज़ बता दूं, इसको आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है ये। देखिए ये बोल रहा है कि 3 गाय है तो मैं काऊ लिख देता हूँ सी, है ना, और 8 बकरियाँ मतलब गोट, ठीक है, गोट मतलब बकरियाँ, उसको 47,200 में खरीदी उसने, ठीक है। और अगर वो 8 गाय खरीदता, मतलब 8 काऊ खरीदता और 3 गोट्स खरीदता, तो उसको 53,000 रुपये और देने पड़ते, ठीक है। मतलब पहले कितने लग रहे थे हमारे 47,200, अब कितने लग रहे हैं 53,000 रुपये और ज़्यादा, ठीक है। तो पहले लग रहे थे 47,200, अब लग रहे हैं 53,000 और ज़्यादा उससे, ठीक है। आप जोड़ सकते हैं, वरना ये 2 इक्वेशंस बन चुकी है हमारी, फर्स्ट और ये सेकंड। अब यहाँ 2 कंडीशन बनेगी, एक बार घटाएंगे, क्वेश्चंस इजी हो जाएगा इससे, और एक बार जोड़ेंगे इनको, ठीक है। 2 कंडीशन बनाऊंगा, पहले घटा देते हैं। तो घटाएंगे आप तो क्या आएगा यहाँ पर देखनी है। घटाएंगे किस तरह से, आप देखें यहाँ पे, इनका डिफरेंस लेना है हमें, है ना। घटाने का मतलब डिफरेंस लेना है। 3 और 8 मतलब कितने का डिफरेंस आ गया, 5C का। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, ये भी 5 का G का, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया, तो देखो 47,200 यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, बचा कितना एक्स्ट्रा, ये इतना, मतलब ये डिफरेंस आ गया। देखो डिफरेंस लेने का तरीका बता रहा हूँ ताकि जल्दी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएं। मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, मैं घटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मतलब घटाने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें से घटाऊंगा ना तो ये माइनस का 5C आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से नहीं कर रहा हूँ मैं थोड़ा डिफरेंस ले रहा हूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डिफरेंस देना है 8 और 3 का तो 5, 8 और 3 का तो ये 5, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। तो अब देखना यहाँ पर C माइनस G बराबर कितना बचा, देखिए यहाँ पर 5 कॉमन ले लूँगा ना मैं, और 5 से इसको काट दूंगा, तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, 00, 10,600 रुपये, ठीक है। एक बार बोल रहा है जोड़ने का, तो जोड़ दो इनको, 3 और 8 कितना हो गया 11C, 3 और 8 हो गया 11G बराबर इनको हमें जोड़ना पड़ेगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो ये और ये तीनों जोड़ना पड़ेंगे ना, तो तीनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये तो हो गया 2 और 2 4, ये 00, 7 7 14 की 4, ये 9 9 44 00, है ना। 9 44 00 में 53,000 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, तो देखिए ये 0, ये 0, ये 4 4, ठीक है, ये 7 और 10 4 14, ये 14 74 00, ठीक है। तो ये 11 कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ से, तो C प्लस G की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इसको 11 से डिवाइड कर देना है बस, इस वैल्यू को, क्योंकि 11 कॉमन आकर के बटे में आ जाएगा। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, देखिए 11 एकम 11, 3 बचा, तो 11 तिया 33, सॉरी
थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ मैं। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 4 बचा, 11 चौक 44, ये 13,400 आया। ओके, बस दो इक्वेशन आ गई, एक c माइनस जी इतना, c प्लस जी इतना। तो देखो c प्लस जी इतना है और c माइनस जी कितना है, c माइनस जी कितना आया 10,600। ठीक है, तो माइनस जी से प्लस जी कट जाएगा तो 2c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनको जोड़ दो, 00, 6 4 10 की 0, एक बचा, ये 4, एक और एक हो गया 2, 24,000। 2 काऊ की कीमत इतनी है तो 1 काऊ की कीमत कितनी होगी, देखो 2 काऊ की कीमत 24,000 है तो 1 काऊ की कीमत 12,000 होगी ना, 2 से काट दो इसको। तो क्या पूछा था, एक गाय का क्रय मूल्य आ गया ना 12,000, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 172 देखते हैं, क्या बोल रहा है। एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है। देखना ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि ए एक वस्तु बी को, देखिए यहां पर एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए एक वस्तु बी को बेचता है अपनी लागत के 1/5 लाभ पर। अगर मान लो ए ने 5 रुपए में खरीदी तो उसका 1/5 में बेची, मतलब उसने सी बी को बेच दी 6 रुपए में, मतलब उसने लागत का 1/5, 1/5 होता है 20% लाभ पे बेची। ये कहने का मतलब ये है उसका कि ए ने बी को एक वस्तु बेची अपनी लागत के 20% के लाभ पर, तो 5 की चीज 6 में बेच दी। ठीक है, उसी को बी जो है वो सी को 20% लाभ पे बेचता है। अब ये जो है बी वो उसको 20% लाभ पे बेचता है। तो एक तो ये रेशो बन गया ए अनुपात बी का 5:6। ठीक है, अब दूसरा रेशो मैं यहाँ बनाऊंगा बी के साथ सी का। ठीक है, और मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि बी को मैं मान लूंगा फिर से, देखो अब बी ने बेचा है सी को 20% लाभ पर, मतलब वही 1/5 लाभ पे, तो 5 की चीज को 1 फायदे में बेचा, मतलब बी ने 5 रुपए की चीज को 6 में बेचा। ठीक है, अब देखो यार यहां पर ए बी 5-6 है, बी सी 5-6 है, पर आप देखेंगे कि यहाँ पे b 6 दिया है, यहाँ पे b 5 दिया है, लेकिन b तो बराबर होना चाहिए ना कायदे के हिसाब से, b बराबर होना ही चाहिए, लेकिन b बराबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें b को बराबर करना पड़ेगा। ओके, तो b बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखो यहाँ पे देखना, b को बराबर करने के लिए मैं इस 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा पूरे में और इस 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा। तो पहले इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 और 5 छंग 30 और ये 5 छंग 30 और 6 छाई 36। ठीक है, मतलब ए बी सी का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा 25, 30, 36। ठीक है, ये नया रेशो आ चुका है। ये बोल रहा है यदि सी ने उसे 600 रुपये में बेची देखना, तो उसे अपनी लागत की 1/6 हानि हुई। मतलब समझना, सी ने, देखो सी, ये देखो इसने इसको बेचा, मतलब ये तो जो है वो खरीदी है ना सी ने, ये तो क्रय मूल्य है 36 रुपये। लेकिन वो क्या कह रहा है समझना यहाँ पे कि यदि अगर उसको सी 600 रुपये में बेचे, अब सी ने पता नहीं किसको बेची, कितने में, 600 में, खरीदी 36 रुपये में। ठीक है, अगर मान लो सी 600 रुपये में बेचेगा तो उसको क्या होगा, अपनी लागत का 1/6 हानि, 1/6 हानि होगा, समझना 1/6 हानि। तो ये 1 रुपये क्या है हानि, और ये 6 रुपये क्या है उसकी लागत पे 1 रुपये की हानि। समझना, बेचेगा तो अपनी लागत की 1/6 हानि होगी, अपने लागत पे 1/6 की हानि, मतलब 6 रुपये पे 1 की हानि, मतलब 6 रुपये की चीज को वो 5 में बेचेगा ना, तो 6 रुपये सेलिंग प्राइस है। ओके, 6 पर 1 की हानि, इसका मतलब ये है कि 6 रुपये की चीज को उसने 5 में ही बेच दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस 6 रुपये है, सेलिंग प्राइस 5 रुपये है। 6 रुपये में कोई चीज़ लेकर आया, 5 रुपये में बेच दी, तो हो गई ना 6 पे 1 की हानि। यही तो बोल रहा है, 6 पे 1/6 की हानि हुई। ठीक है, तो यहां समझना, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उस सी ने 600 रुपये में बेची, लेकिन सी के हिसाब से उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 5 रुपये होना चाहिए, मतलब 5 रुपये हो गया 600 की वैल्यू। ठीक है, तो 1 रुपया किसकी वैल्यू होगा, 12×5 होता है ना, तो 120 की वैल्यू। ठीक है, हमें चाहिए ए का लागत मूल्य, ए का लागत मूल्य कितना है 25 रुपया है। ठीक है,
ए का लागत मूल्य कितना है 25, लेकिन हम रेशो में निकाल रहे हैं, ठीक है, हम रेशो में निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो हमें जो है वो ए का लागत मूल्य 5 देखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने 5 और 1 6 इस हिसाब से एक सवाल को किया है, मतलब हमने रेशो में इसको वैल्यू से पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है, ए देखो ए ने एक वस्तु को अपनी लागत के 1/5 लाभ पे बेचा, मतलब ए ने क्या करा कि 5 रुपए की चीज को 6 में बेचा, तो ए ने कितने में खरीदा था 5 रुपए में, ठीक है, तो 5 रुपए में खरीदा था, तो 1 हो गया इसकी वैल्यू, तो 5 किसकी वैल्यू होगी, क्या करा है मैंने, 5 रुपए, हाँ 600 की वैल्यू होगी, तो 1 होगा 12, ठीक है, 1 हो गया 120 की वैल्यू, हाँ तो अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो हाँ तो क्रय मूल्य कितना होगा इस सी का वो देखना है हमें, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया 120 की वैल्यू, 5 600 की वैल्यू होगी, तो 1 120 की, तो हमें इसका क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना है सी का, तो हमें 6 की वैल्यू निकालना है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 720, ठीक है, मतलब सी ने कितने में खरीदा था उसको 720 में खरीदा था, और उसने बेचा कितने में है 600 में, ठीक है, 720 की चीज को उसने 600 में बेचा, तभी उसको 1/6 की हानि हुई ना। अब समझना है यहाँ पे ए का लागत मूल्य कितना है, अब देखना सी का क्रय मूल्य हमारे हिसाब से दिया है 36 और वो बोल रहा है कि 720 है, मतलब अब जो 36 है वो 720 की वैल्यू हो गई, ठीक है, 36 हो गई, 720 की वैल्यू, तो हमें निकालना है 25, मतलब ए का क्रय मूल्य, ठीक है, तो 36 अगर 720 की वैल्यू है, तो 36 अगर 720 की वैल्यू है, तो 1 होगी 20 की वैल्यू, ओके, और हमें चाहिए 25 की वैल्यू, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी 500, तो हमें ए का क्रय मूल्य पूछा था जो कि आया है 500, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। काफ़ी थोड़ा सा ये टिपिकली हो गया है, रेशो में करा है ना हमने, और हाँ मुझे पक्का विश्वास है कि 90% से ज़्यादा लोगों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको एक बार और समझाऊँ आपको, ठीक है। तो फिर से समझते हैं ताकि क्लियर हो जाए ये कि रेशो में किस तरीके से करेंगे इस सवाल को, वरना एक्स मान के तो आप कॉपी भर के थक जाओगे, ये क्वेश्चन जितना हार्ड है, ठीक है, इतना सरल भी क्वेश्चन नहीं है ये जो हर कोई कर पाएगा। जो पूरा कंसेप्ट जानता है ना प्रॉफिट एंड लॉस का, वही इस सवाल को कर पाएगा, और हाँ इसके लिए आपको कंसेप्ट बिल्कुल आना चाहिए कि क्या बोल रहा है और हमें क्या वैल्यू निकालना है जब क्या बोलेगा, तो ठीक है। तो बिल्कुल जो बोला जाए वो हम करते जाएंगे, आंसर आएगा डेफिनेटली हमारा, ठीक है। अब देखना हम करेंगे इस सवाल को इधर, ये बोल रहा है ए ने एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 लाभ पे बेचा, तो समझना ए ने बी को बेचा 1/5 लाभ पे, मतलब 20% लाभ पे, कहने का मतलब ये है। तो ए ने उसको 5 में खरीदा और बी को बेचा 6 में, तभी तो उसने लागत का मतलब ए ने खरीदा कितने में है, ये कॉस्ट प्राइस है ना, तो 5 के 1/5 पे बेच दिया, तो 5 का 1/5 कितना होगा 1, मतलब 1 रुपये का लाभ लेकर 5 पे 1 का लाभ मतलब 6 में बेचा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये बोल रहा है कि बी ने उसी को 20% लाभ पे बेच दिया, ठीक है, तो बी ने सी को बेचा, तो एक काम करते हैं हम, अब बी और सी के साथ रेशो एक अलग बना लेते हैं, और बी ने बेचा 20% लाभ पे। अब देखो मैं चाहता तो बी को 6 ही रहने देता, लेकिन 6 का 20% नहीं निकाल पाएंगे, आप निकाल पाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस में आप उलझ जाओगे, ठीक है, तो मैं इजी करने के लिए बी और सी का एक अलग रेशो ले रहा हूँ यहाँ पर अलग से, ठीक है। मान लो बी ने बेचा 20% लाभ पर सी को, तो बी ने 20% लाभ पर बेचा, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब बी के लिए क्रय मूल्य इतना है और उसने 1 रुपये लाभ पे बेचा, मतलब बी ने 5 रुपये में खरीदा, 1 रुपये लाभ लेकर 6 में बेचा, ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखना यहाँ पर b जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि b तो एक ही वैल्यू है ना, यहाँ पे 6 दिया है यहाँ 5 दिया, तो रेशो सेम करने के लिए मैं इस 5 का गुणा इधर कर दूंगा, इस 6 का गुणा इधर कर दूंगा। तो जब मैंने उस 5 का गुणा इन दोनों में किया तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 6 पंजे 30, ये तो सेम होगा ना, और 6 चाई 36 हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब c का क्रय मूल्य इतना, b का क्रय मूल्य 30 और a का क्रय मूल्य 25, ये क्रय मूल्य आ गया, इनका क्रय मूल्य का रेशो आया है एक्चुअली, ठीक है। हाँ अब ये बोल रहा है यदि c ने उसे 600 रुपये में बेचा,
लेकिन सी ने तो 36 रुपये में खरीदा है ना। तो मान लो ये बोल रहा है कि सी ने अगर उसको 600 रुपये में बेचा तो उसे अपनी लागत की 1/6 हानि हुई है, समझना। अगर वो 600 में बेचे तो उसको 1/6 की हानि हुई है लागत पे। लागत पे 1/6 का मतलब होता क्या है, समझना कि लागत पे 1/6 की हानि, तो ये 1 रुपये की हानि कब होगी उसको, और वो 6 रुपये पे, कि जब वो कोई चीज़ सी की बात हो रही है यहाँ पे, सी कि जब उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कुछ इस प्रकार हो कि वो 6 रुपये में कोई चीज़ लेकर आए और 5 में ही बेच दे। 6 रुपये की, देखो 6 ये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होगा ना, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 6, मतलब उसने कोई चीज़ 6 रुपये में खरीदी और 5 में ही सेल कर दिया। 6 रुपये में खरीदी, 5 रुपये में सेल कर दिया, तभी तो उसको 1 रुपये की हानि होगी ना। ठीक है, यहाँ पे 1 रुपये की हानि तभी होगी ना उसको, मतलब कॉस्ट प्राइस इतना और सेलिंग प्राइस इतना होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि सेलिंग, मतलब उसने सेल कितने में करा है, 5 रुपये में। ओके, ये बोल रहा है कि उसने 600 रुपये में सेल किया है। ये सी की कंडीशन बता रहा हूँ मैं, सी का। तो सेलिंग प्राइस इसके अनुसार है 5 रुपये, उसके अनुसार है 600 रुपये। तो 5 को 600 करने के लिए मैं कितने का गुणा करूँगा, 120 का। तो 120 का गुणा मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 12 पंजे 60। देखो सेलिंग प्राइस आ गया सी का 600, तो सी का क्रय मूल्य कितना होगा, 12 छंग 72, ये 720 रुपये आ गया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस किसका, इस सी का। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं ए का लागत मूल्य निकालते हैं। तो ए का क्रय मूल्य कितना है, 25, हमें 25 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर सी का क्रय मूल्य दिया है 720, लेकिन सी का क्रय मूल्य तो 36 होना चाहिए इस रेशो के अनुसार। तो हमारे हिसाब से सी का क्रय मूल्य 36 दिया है और वो बोल रहा है 720 है। तो 36 720 की वैल्यू हो गई, तो एक किसकी वैल्यू होगी, तो 36 दूना 72, 20 की वैल्यू। और हमें चाहिए ए का क्रय मूल्य, मतलब हमें 25 की वैल्यू चाहिए। तो 25 की वैल्यू होगी 25 दूनी 50, मतलब 500 रुपये। अब आई थिंक डेफिनेटली सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 50 किलो आम 22 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे हैं। ठीक है, तो देखना, एक फल विक्रेता ने 50 किलो आम 22 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। उसने उनमें से कुछ आम 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से और शेष आम इस दर से बेच दिए। यदि उसने कुल लाभ इतना % का कमाया तो उसने 20 रुपये प्रति किलो की दर से कितने आम बेचे। देखिए ये सवाल बहुत ईजी है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे कि एक विक्रेता ने टोटल 50 किलो खरीदे हैं, टोटल 50 किलोग्राम कुल, है ना। अब उसने कितने, 22 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे हैं। ठीक है, और पहले प्रकार के जो आम हैं उनको 30 रुपये के हिसाब से बेच दिया, 30 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरे प्रकार के आम को 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। और ओवरऑल जो है वो उसने कितने में बेचा, तो देखिए ओवरऑल नहीं दिया है, बस ये भी दिया है कि यदि उसने कुल इतना % का लाभ प्राप्त किया हो। ठीक है, तो ये 20 रुपये में 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कितने आम बेचे, बस ये वाली वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल प्रॉफिट सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ समझना कि 50 किलो को उसने खरीदा कितने में, टोटल 22 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। तो 22 रुपये प्रति किलो की दर से सारे आम खरीदे, और खरीदे मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू है, और इस पे उसको अगर कुल पर 25% का लाभ चाहिए। देखो यदि उसने कुल पर 25% लाभ कमाया तो कुल प्रॉफिट, कुल सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। अब टोटल सेलिंग प्राइस का % कितना है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 से काट देंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर 2 से काट दो तो 2 एकम 2, ये 11, 11 पंजे हो गया 55, 55/2। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ये 55/2। ओके, तो बस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, तो 20 दूना हो गया 40, ये हो गया 15 का डिफरेंस, तो 15/2 आ गया यहाँ पे घटाने के बाद। यहाँ पर हो गया 30 दूना 60, ये बचा 5, 5/2, ये इनका डिफरेंस आ गया 5/2 का। 2 से 2 कट गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3:1 का रेशो आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि टोटल आम कितने हैं, 50 किलो, मतलब 3 और 1 4, 4 की वैल्यू कितनी दी है, 50 किलोग्राम। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 20 रुपये प्रति किलो की दर से कितने आम बेचे, 20 रुपये प्रति किलो की दर से उसने एक आम बेचा। तो 4 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 50/4। तो सोल्व कर लो, ये 25 हो गया, इसका आधा हो गया 2,
25 का आधा होगा 12.5, मतलब 12.5 किलो जो है उसने आम बेचे हैं टोटल। ठीक है, तो 12.5 किलो के हिसाब से उसने आम बेचे हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है ये कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% ज़्यादा है। अनंतर अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर और बिक्री में भी 20% की वृद्धि कर देने पर लाभ दुगना हो जाता है। तो आरंभिक मूल्य 300 रहा हो तो आरंभिक बिक्री कितनी थी? देखिए समझना, यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है, फिर उस पर कुछ डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आती है, और कॉस्ट प्राइस से कुछ ज़्यादा कीमत में बेचेंगे उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। अगला चैप्टर आ रहा है हमारा डिस्काउंट, मैं डिटेल में समझाऊंगा, डू नॉट वरी। ठीक है, तो डिस्काउंट में हम आराम से पढ़ेंगे इसको, लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन आ गया है जो कि अच्छे लेवल का है, काफ़ी अच्छे लेवल का है, तो इसको हम यहाँ पे क्लियर समझेंगे। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि यदि आरंभिक मूल्य, मतलब जो मार्क्ड प्राइस दे दिया है हमें, हमको क्लियरली कि कितना दिया है अंकित मूल्य 300 रुपये का। ठीक है, अंकित मूल्य हमें क्लियरली दे दिया है कि 300 रुपये का हमारा अंकित मूल्य है, और ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% ज़्यादा है। लागत मूल्य से 50% ज़्यादा है, तो लागत मूल्य मतलब जितना लगा क्रय मूल्य उससे 50% ज़्यादा है ये, तो किसका 50% इतना होता है? तो आप जानते हैं कि 200 का 50% जो होगा वो 300 होगा, और 3 मतलब 50% से ज़्यादा, तो 200 का 50% कितना होगा? तो 200 का 50% मतलब 200 का आधा, 100 ज़्यादा है ना ये। तो देखो 200 से 100 ज़्यादा है ना ये। या फिर हम ऐसे समझेंगे, देखो सारे लोगों को समझ में तो नहीं आएगा ना ऐसे, मैं बताता हूँ आपको। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 200 का 1/2 निकालिए आप, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा? 100। मतलब जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 100 ज़्यादा है। अब आया ना समझ में? या फिर ऐसे समझिए कि जो अंकित मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना माने जो भी, उससे कितना ज़्यादा है? 150%, क्योंकि 50% ज़्यादा मतलब 150% ज़्यादा। ठीक है, और अंकित मूल्य कितना दिया है? 300। ठीक है, बस सोल्व कर लो इसको। तो देखो 150 एकम 150, 150 दूना 300, और 100 का मल्टीप्लाई जब 200 में 100 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ पर? 200। ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चों वाला मेथड हो जाएगा। अब इस तरीके से तो मैं सबको क्लियरली, खैर सबको क्लियर समझ में आए इसलिए थोड़ा बता दिया है। इस तरीके से करेंगे हम, है ना। और ये बोल रहा है कि अनंतर अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। चलो मान लो सेलिंग प्राइस नहीं दी है तो आप इसको मान लो x। ठीक है, ये बोल रहा है कि अनंतर अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस में 20% की वृद्धि हो जाए, तो 20% की वृद्धि कितना होगी? तो 300 का 10% 30 होता है, तो 20% 60 होगा, मतलब 60 की वृद्धि हो गई, तो 360 हो गया अंकित मूल्य अब। ठीक है, और बिक्री मूल्य में भी 20% की वृद्धि हो गई। अब समझना, सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? x था, अगर उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? न्यू सेलिंग प्राइस उसमें 20 की वृद्धि, तो इसका मतलब ये कि x में 20 की वृद्धि मतलब x का 120% निकाल लीजिए आप, तो 20 छंग 120, 20 पंजे 100। अब कितना हो चुका है सेलिंग प्राइस? 6x/5। तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया 20% वृद्धि होने के बाद? 6x/5। ठीक है, और बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी तो लाभ दुगना हो गया। तो देखो कॉस्ट प्राइस तो पहले जितना था अभी भी उतना ही है, क्योंकि उसमें कुछ वृद्धि नहीं की और कमी भी नहीं की। ठीक है, जितने में खरीदा था उतने में ही खरीदा है। और ये बोल रहा है कि हाँ लाभ जरूर दुगना हो गया है। ठीक है, लाभ अब कितना हो चुका है? 2 गुना। तो आरंभिक मूल्य 300 है तो आरंभिक बिक्री का बताना है बस। अब हमें क्या करना है कि लाभ को दुगना समझना है, और लाभ दुगना क्लियरली समझ में आएगा आपको। देखो किस तरीके से होगा ये सवाल, यहां समझना। सेलिंग प्राइस पहले x थी, अब बढ़कर कितना हो गई? 6x/5। ठीक है, यहां समझना, एक चीज समझना, प्रॉफिट कितने का हुआ? देखो लाभ दुगना हो गया, तो लाभ हुआ कितना पहले वो समझ लो। तो लाभ कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। मतलब अगर क्रय मूल्य 5 रुपये का है तो सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य अगर 6 है तो सेलिंग प्राइस 7 होगा, तभी तो लाभ होगा ना। कि 6 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 7 रुपये में बेची, तो लाभ तभी होगा ना। मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है लाभ के केस में। ठीक है,
तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। तो सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस को घटा दूंगा तो क्या आता है, हमारा लाभ परसेंट आता है, प्रॉफिट परसेंट आता है ना। तो बस वही चीज़ तो हमें निकालना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 7 में से अगर मैं ये 6 घटा दूंगा तो 1 रुपये क्या होगा, ये तो लाभ होगा। यही कहने का मतलब है ना। तो बस इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से सवाल को करते हैं अगर ऐसा सवाल आएगा तो देखिए मैं बताता हूँ इसको अब आगे सोल्व करके। यहाँ पर सेलिंग प्राइस पहले थी, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, तो यहाँ समझना, पहले सेलिंग प्राइस 100 रुपये थी, उसमें से अगर 200 रुपये का क्रय मूल्य घटा दूंगा तो लाभ आ जाएगा ना। ये पुराना लाभ था, ये ओल्ड वाला है ना, पहले इतने का लाभ हुआ था। लेकिन नया लाभ कितना हुआ है, अब लाभ दुगना हो गया है पहले की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ समझना नया लाभ कितने का हुआ है, तो अब जो सेलिंग प्राइस है वो 6x/5 है और लाभ तो वही, क्रय मूल्य तो वही 200 ही है, ठीक है। लेकिन जो अब लाभ है, वृद्धि कर देने पर लाभ दुगना हो गया। पहले जो भी अब लाभ होता है ना, वो इस लाभ का कितना हो गया, दुगना हो गया है अब लाभ। समझ में आ गई कि पहले वाले का दुगना हो गया, अब ये वाला लाभ पहले वाले का 2 गुना हो चुका है, अब ये जो नया आया है वो लाभ। ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये हो गया 2 का मल्टीप्लाई अंदर 2x - 400 बराबर ये है 6x/5 - 200। तो -200 आप इधर ले आएंगे तो प्लस का 600 हो जाएगा। ये मतलब आप चाहें तो 2x को उधर भेज दें तो ये आ जाएगा इधर। तो देखिए माइनस का 200, या फिर आप एक काम करें, ये 400 को इधर ले आओ आप, ठीक है। यहाँ 2x है -6x/5, इस नंबर को मैं इधर ले आया बराबर से, और माइनस का देखो ये 400 माइनस का है ना, उधर जाएगा तो प्लस का 400, और ये जो 200 है वो माइनस का ऑलरेडी दिया है, ठीक है। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो 5 दूना 10x, 10x में से गया 6x, बचा कितना 4x, और बटे में तो 5 है ही सही ऑलरेडी, बराबर 400 में से 200 गया तो बचा 200। तो 4 पंजे 20, 50, और 50 में 5 का मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 250। तो आरंभिक बिक्री कितनी थी, मतलब फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितनी मानी थी हमने, x आ गई ना, x की वैल्यू 250। तो 250 होगा आपका आंसर यहाँ पे। देखिए इस तरह इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं क्या बोल रहा है। ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम में खरीदी। ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेच दी। ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने % का लाभ मिला। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, ठीक है। मतलब 1 रुपया जो था वो क्रय मूल्य था, और 1 रुपये कम दिया उसने उसको, है ना। मतलब कोई चीज 20 रुपए की थी, उसने सिर्फ 19 में खरीद ली, 1 रुपये कम देकर, 5% कम पे खरीदी उसको, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वो वस्तु जो है वो उसने 19 में खरीद ली है अब। ओके, अब ये बोल रहा है कि ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेच दी। मतलब 20% लाभ लेकर बेची अब ए ने वही वस्तु जो ले ली थी उसको। तो 20% लाभ का देखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। मतलब कोई चीज़ 5 रुपए की थी, उसको 1 रुपये ज़्यादा में बेचा, तभी तो लाभ हुआ ना। मतलब कोई चीज़ 5 रुपए की थी, उसको 6 रुपये में बेच दिया, तभी तो 20% का लाभ हुआ। और यहाँ पे 20 से 19 में हुआ, मतलब 5% कम में खरीदी ना उसने। बस सिंपल सा सवाल है, मल्टीप्लाई कर लो इनका, ये रेशो मेथड है, ठीक है, ध्यान रखना। 20 पंजे कितना हो गया 100, 19 छंग कितना हो गया 114। 100 रुपये की चीज़ को अब वो 114 में बेचता है, मतलब 14% का लाभ हो गया ना उसको अब, ठीक है। ये वही तो बोल रहा है कि ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितना % लाभ हुआ। मूल कीमत 100 रुपये थी उसकी, और अब वो 114 में बेच रहा है, लाभ कितने का हुआ 14% का। तो ये हो गया आपका आंसर, सिंपल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं। राहुल के पास 200 आम थे, उसने 30 आम 25% लाभ पर, 40 आम 20% लाभ पर, 60 आम 10% लाभ पर, और इतने आम इतने % हानि पर बेचा, तो शुद्ध लाभ या हानि क्या होगा। देखिए एक्चुअली सरल क्वेश्चन है ये भी। ये क्या बोल रहा है कि उसके पास टोटल 200 आम है, उसमें से उसने जो 30 आम है उसको बेचा है 25% लाभ पर। तो 25% लाभ मतलब देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है,
मतलब 4 पे 1 रुपये का लाभ, मतलब 4 की चीज़ को उसने कितने में बेचा, 4 की चीज़ को बेचा उसने 5 में, 4 की चीज़ को 5 में, क्यों, क्योंकि लाभ हुआ है ना उसको, सिंपल है। प्लस अब कितने 40 आम, तो 40 आम को भी फिर से वो 20% लाभ पे बेच रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब लाभ पे बेच रहा है तो 5 पे 1 का फायदा, मतलब 5 की चीज़ को 6 में बेच रहा है, मतलब 5 की चीज़ को वो 6 में बेच रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 60 आम 10% लाभ पे बेचा, तो 60 आम जो है वो 10% लाभ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 पे 1 का फायदा, मतलब 10 की चीज़ को 11 में बेचेगा, तभी तो होगा। ठीक है, प्लस 70 आम जो है उसको 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि मतलब 1/10 होता है ना फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 10 पे 1 की हानि, मतलब कोई चीज़ अगर वो 10 रुपये में लेकर आया तो हानि कब होगी, जब वो 9 रुपये में ही बेच देगा। 10 पे 1 की हानि मतलब 10 रुपये से 1 रुपये कम में बेच दी, मतलब 9 में बेची। सिंपल है ना, बस कैलकुलेट कर लो इनको। हाँ, ये तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगी उसकी। ठीक है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि परसेंट हमें बताना है। तो ये जो भी प्राइस आएगी समझना, इसमें से देखो ये तो इसने लाभ पे बेचा है और हानि पे बेचा है, मतलब कुल मिला के 3 बार लाभ पे बेचा है और 1 बार हानि पे बेचा है, मतलब ओवरऑल उसको लाभ ही होगा। मतलब ये जो है एक्चुअली वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और उसके पास 200 आम थे, तो वो 200 आम अगर मैं इस टोटल सेलिंग प्राइस में से अगर मैं 200 आम घटा दूंगा तो इसका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, कि कितने का प्रॉफिट हुआ। समझ में आ रहा है ना ये। और प्रॉफिट जितने का भी होगा इस पे, ये जो प्रॉफिट है, ये जितना भी प्रॉफिट है ये किस पे होगा, उसके क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य का मतलब है उसको कि 200 रुपये पे। ठीक है, तो 100% कितना होगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, ये समझ में आ रहा होगा आपको आई थिंक ये। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट निकल जाएगा इस सेलिंग प्राइस में से, अगर ये 200 रुपये के जो आम है वो घटा दूंगा मैं तो कैलकुलेट कर लो इसको सिंपल। देखिए 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो 15 बार और 2 से इसको काट देंगे तो 2.5 बार। ठीक है, अब इसका आप कैलकुलेट देखिए यहाँ पर समझिए, ये 5 5 8 40, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 9 सती ये 63, 11 चंग 66, 8 चंग 48 और 15 पंजे 75 की 5, 7 बचा, 15 दूना 30 और 7 37, मतलब 37.5। इन सभी नंबर को 37.5, 48, 66 और 63, इन सभी नंबर को जोड़ोगे ना आप तो 214.5 आएगा ये। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। और माइनस कितना करना है, ये 200 रुपये जितने आम थे उसके, ओके, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर जो है वो ये जो है वो 200 है। ठीक है, अपॉन में इंटू क्या है 100 है। सिंपल है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 214.5 में से 200 गया तो 14.5 बचा, बटे में कितना दिया है 2। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 2 से कटेगा ये, 2 सती 14, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 7.25%। या कई बार इसको ऐसे दे देगा वो, 7 इंटीजर 25% है ना, तो मतलब होता है 1/4, तो इस तरीके से भी दे देगा वो। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका आंसर, जो दो दिया है बुक में उस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि उसके लागत मूल्य की कितना परसेंट है। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, देखिए यहाँ पर समझना इस क्वेश्चंस को है हमें, क्या कह रहा है ये कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, सेलिंग प्राइस पर 20% की हानि। तो देखना, सेलिंग प्राइस मान लो उस केस में 100 है और 20 का क्या हो गया उसको लॉस, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है ना। अब हानि कब होगी ये चीज़ समझना, कि जब उसने खरीदा कितने में हो, 120 रुपये में, 120 रुपये में खरीदा हो। अरे इन दोनों को जोड़ दो ना, 100 और 20, 120। अगर मैं कोई चीज़ 120 में खरीदूँ और सिर्फ 100 रुपये में ही बेच दूँ, तभी तो 20 का नुकसान होगा ना। ठीक है, तो ये बोल रहा है उसके लागत मूल्य की कितना परसेंटेज हो उसकी हानि हुई है वो, तो हानि कितने की हुई है 20 की, और लागत मूल्य है 120 रुपये, तो ये कितना परसेंट है, 20 छंग 120, 100/6। 100/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 सही 2/3 या 50/3 या 16.66%। ये तीनों फ्रैक्शन वैल्यूज याद होना चाहिए आपको, तो ये होगा आपका आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। ये बोल रहा है किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये से प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। यदि उस पर होने वाला खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितना % की कमी करनी होगी।
कमी कितना % की करनी होगी, बस ये बोल रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ समझना, कोई चीज़ का भाव बढ़ गया 6 से 7.5 रुपये हो गया, तो बढ़ कितना गया 1.5 रुपया। 1.5 रुपये बढ़ गया किससे, 6 रुपये से। 6 से 1.5 बढ़ा ना, तभी तो 7.5 हुआ। तो 6 से 1.5 बढ़ा तो 100% कितना होगा, 1.5 रुपये इतना ही होता है ना, 1.50। बस इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 150 ही हो जाएगा, ऊपर बटे में कितना है 6 है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करें। देखिए 6 से 25 छंग 150 होता है ना, ये मतलब 25 रुपये क्या है उसका जो है वो एक्चुअल प्राइस है। 100% जो एक्चुअल प्राइस जो था, इनिशियल प्राइस, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य 25 रुपये था, जो कि बढ़कर 7.5 हो गया है अब। ठीक है, तो उसकी खपत में कितना % की कमी करना पड़ेगी। तो देखिए एक्चुअली जो मूल्य में वृद्धि हुई है ना वो %, अच्छा परसेंटेज में है ना, ये रुपये नहीं है, सॉरी, 25% की वृद्धि हो गई उसके मूल्य में एक्चुअली, है ना। अब समझना कि ये बोल रहा है कि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए, मतलब जो उस पर खर्च हो रहा है उसको अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो कितने % की कमी करनी पड़ेगी हमें, जो है वो उसके खर्च को नहीं बढ़ाएंगे तो कमी कितना % की करना पड़ेगी। तो देखिए अगर मैं खर्च नहीं बढ़ाऊंगा इस पर, मतलब जो 25% का जो खर्च हो रहा है एक्चुअली मूल्य में वृद्धि जो हुई हमारी, वो अगर मैं उस पर, देखो एक चीज़ समझना, 25% की वृद्धि हुई है अभी यहाँ पे। कहने का मतलब मैं इसको एक और तरीके से समझाऊँ आपको, तो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, वो 25% बढ़ के कितनी हो गई, 125 हो गई है। ठीक है, मतलब कितने की वृद्धि हो गई उसमें, 25 की वृद्धि हो गई, 25% की। कहने का तो वही मतलब है ना इसका, दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा सरल लगेगा आपको कि कोई चीज़ 100 थी जिसमें 25% की वृद्धि हो गई तो वो 125 हो चुकी है ना अब ये बोल रहा है कि उस पर होने वाले खर्च को अगर न बढ़ाएं तो उसकी खपत में कितना % की कमी करना पड़ेगी। मतलब देखो कोई चीज़ 100 से बढ़कर 125 हो गई तो उसको वापस 100 करना है, कहने का मतलब ये है, तो उसमें कितने की कमी करना पड़ेगी। तो 100 से कोई चीज़ 125 हो गई तो वापस 125 से 100 करना है, मतलब 25 की तो कमी करनी पड़ेगी ना। और 25 की कमी अब किससे करना पड़ेगी, क्योंकि चूंकि अब जो रेट हो चुका है वो 125 हो चुका है, 125। तो 125 से हमें 25 की कमी करनी पड़ेगी, तो ये कितना % होगी, ये कहने का मतलब है। तो 25 पंजे 125 और 5 से 100 कटेगा 20 बार, मतलब 20% की क्या करना पड़ेगी, कमी करना पड़ेगी। ठीक है, तो आई थिंक आया होगा समझ में आपको सभी को किस तरीके से इन सवालों को हम डील करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। कॉफ़ी पाउडरों के एक पैकेट और 1 लीटर दूध की लागत मूल्य क्रमशः ₹20 तथा ₹30 है। देखो ये क्या बोल रहा है, कॉफ़ी पाउडर के एक पैकेट और 1 लीटर दूध, मतलब यहाँ पर दिया है कॉफ़ी पाउडर है ना, तो ये कॉफ़ी और ये मिल्क, इनका जो रेट दिया है वो 20 रुपये और 30 रुपये दिया है। ये बोल रहा है कॉफ़ी पाउडर के एक पैकेट से 10 कप चाय बनती है। कॉफ़ी पाउडर का जो एक पैकेट है उससे 10 कप चाय बन जाती है। ठीक है, इसके 2 तरीके बताऊंगा इसको करने के मैं आपको, है ना, 2 तरीके से हम इस सवाल को कर पाएंगे। प्रत्येक कप में 200 मिलीलीटर दूध का इस्तेमाल होता है। एक चीज समझना, पहले तो आप ये देखिए उस कप के अंदर कितनी मात्रा आ सकती है। ठीक है, कप के अंदर आने वाली मात्रा आप वो निकाल लीजिए। देखिए एक पैकेट से 10 कप कॉफ़ी बनती है, तो मैं कॉफ़ी कितना हो जाएगी टोटल, क्वांटिटी में निकाल रहा हूँ उसकी क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ समझना, एक चीज़ समझना, 10 कप कॉफ़ी बनाई जाती है और हर एक कप में 200 ml दूध का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मिल्क कितना लग रहा है अब वो समझना, एक कप में लग रहा है 200 ml। ठीक है, एक कप में 200 ml और वो टोटल कितना 10 कप बनाता है एक पैकेट से, मतलब 2000 ml का मतलब क्या हो गया 2 लीटर। 2 लीटर मतलब 2000 मिलीलीटर। ठीक है, 2 लीटर जो है वो दूध टोटल लगता है एक पैकेट में, 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर कॉफ़ी बनती है ना। ये बोल रहा है कि कॉफ़ी जो है वो 20 रुपये उसका प्राइस है और 20 रुपये का उसने एक पैकेट लगाया। समझना यहाँ पे, कॉफ़ी जो है वो 20 रुपये की है और उसने
एक पैकेट लगाया, उसके बाद प्लस मिल्क जो है जो कि 30 रुपये का है, उसने 2 लीटर लगाया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको ये, ठीक है। तो उसका कितने रुपए का खर्चा हो गया, मतलब उसको खर्चा कितना हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 एकम 20 प्लस 30 दूना 60, मतलब 80 रुपये खर्च हो गए ना उसके। ओके, क्रय मूल्य इतना आ गया ना। अब वो बोल रहा है तदनुसार यदि उस कॉफ़ी को 25% लाभ पर बेचेगा तो कॉफ़ी के प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य कितना होगा। एक कप का क्रय मूल्य है, मतलब जो है वो 80 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, 80 रुपये। अब वो बोल रहा है कि अगर 25% लाभ पर बेचें तो सेलिंग प्राइस कितना होगी, तो हमें देखना होगा। देखो सेलिंग प्राइस होगी 80 से 25% लाभ लेना है, तो 80 का 25% होगा 1/4, और 4 से जब 80 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा ना, मतलब 80 पे 20 का लाभ, मतलब 100 रुपये सेलिंग प्राइस होगी। समझ में नहीं आया होगा आई थिंक, चलो बता देता हूँ। क्रय मूल्य दिया है 80 रुपये, लेकिन हम जानते हैं वो तो 100% की वैल्यू होती है, क्रय मूल्य हमेशा 100% की वैल्यू होगी। हमें चाहिए 25 का लाभ, मतलब 125 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 20 पंजे 100, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 10 कप की 100 रुपये। ये 10 कप की है टोटल, ये 10 कप का कॉस्ट प्राइस इतना था 80 रुपये, और 10 कप का सेलिंग प्राइस है 100 रुपये। तो बोल रहा है कॉफ़ी के प्रत्येक कप का बिक्री मूल्य कितना है। 100 कप को बेचेंगे 10 कप को बेचेंगे 100 रुपये में, तो एक कप को कितने में बेचेंगे, 10 रुपये में। मतलब 10 रुपये जो है वो हर एक कप का बिक्री मूल्य होगा, क्योंकि ये जो 100 रुपये आया है वो टोटल 10 कप का है, और हमें एक कप का चाहिए प्रति कप, प्रत्येक कप का, हर एक कप का कितना, तो 10 रुपया। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका फिर वो कंसेप्चुअली हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन यही बेस्ट है। देखिए कुछ नहीं करना पड़ा ना हमें, तो ये चलो ठीक है, यही रहने देते हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 180। 8 बाल्टी और 5 मगों की कुल लागत 92 रुपये है, और 5 बाल्टी और 8 मगों की कुल लागत 77 है। देखना यहाँ पे 8 बाल्टी, तो बी फॉर बाल्टी है ना, हालांकि ऐसे ही समझ लीजिए आप, बी से बाल्टी, और 5 मग, तो 5 MEG मग है ना, या MUG जो भी है, मैथ का टीचर हूँ, इंग्लिश पे मत जाना। 8 बाल्टी और 5 मग की जो कुल लागत है वो 92 रुपीज़ है। ओके, ये बोल रहा है 5 बाल्टी और 8 मग की कीमत 77 रुपीज़ है ना। तो 2 मग और 3 बाल्टी की लागत मूल्य कितनी है। आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। देखो 2 तरीके बताए हैं मैंने इनको करने के, बहुत इजी मेथड है, उससे इजी होगा, वरना आप ये 5 का मल्टीप्लाई यहाँ, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ, एक वो काफ़ी लंबा मेथड है और उस तरीके को हम फॉलो नहीं करेंगे। एक बार इनका डिफरेंस लेना है, मैंने बोला ना, एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, तो घटा दो। घटाने का मतलब है हमें अंतर लेना है। 8 और 5 का अंतर कितने का हो गया, 3 का, तो 3b, फिर माइनस इनका डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का, तो 3m, और इनका डिफरेंस कितना हो गया, तो 77 है ना ये, तो 77 और 10 हो गया 87, 87 3 और 5 मतलब 15 हो गया ये, ठीक है। तो b माइनस m की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पे 3 कॉमन लूंगा ना मैं, और 3 जब बटे में फेंक दूंगा तो 3 से 15 कितनी बार कटेगा, 5 बार में, मतलब b माइनस m की वैल्यू आ गई 5। और यहाँ जब हम जोड़ेंगे इनको तो 8 और 5 कितना हो गया, 13b, प्लस 8 और 5 कितना हो गया, 13m, बराबर इनको जोड़ दो तो 7 और 2 हो गया 9, 7 और 7 14 और 2 16, 169, 13 बचा है ना ये। तो b प्लस m की वैल्यू कितनी आएगी, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, 14 15 16 3, 13 तिया 39, b प्लस m की वैल्यू कितनी आएगी, 13, ठीक है। यहाँ पर एक b माइनस m है, एक b प्लस m है, तो देखना b प्लस m और b माइनस m, इनकी वैल्यू दी है, सॉरी ये 13 है ना, b प्लस m 13 दिया है, b माइनस m कितना दिया है 5, m से m कैंसिल, 2b की वैल्यू आ गई 18, 13 और 5 18, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9। ऐसे ही हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो, यहाँ पे b की वैल्यू 9 है, तो 9 अगर, या यहाँ समझिए b की वैल्यू कितनी है 9 है,
तो m इधर जाएगा, 5 इधर आएगा, तो 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4। मग की वैल्यू आएगी 4। ये बोल रहा है 2 मग, एक मग आता है 4 रुपए का, तो 2 मग आएंगे 8 रुपए के, प्लस एक बाल्टी आती है 9 रुपए की, और वो बोल रहा है 3 बाल्टी, तो 9 तिया 27 रुपए की, तो 27 और 8 कितना हो गया? 35 रुपए। मतलब इन दोनों की जो लागत है 2 मग और 3 बाल्टियों की, वो कितनी रुपए है? 35 रुपए है। तो समझ में आया होगा आई थिंक आपको ये। एक व्यक्ति कुछ टॉफियाँ 1 रुपए की 2 की दर से और उतनी ही 2 रुपए की 3 की दर से खरीदता है। वह उन सबको 3 रुपए की 5 की दर से बेचता है। तदनुसार उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? 1 रुपए की 2 की दर से। मैं पहले इसको समझाने का तरीका बताता हूँ। देखिए 1 रुपए में 2 खरीदी उसने, ठीक है, और क्या बोल रहा है? तो हम क्या करेंगे? 2 टॉफी खरीदी ना 1 रुपए में, तो इसका मतलब एक टॉफी का मूल्य कितना आएगा? 1/2 रुपए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1 रुपए ऊपर है और 2 टॉफी नीचे है। मतलब कहने का मतलब मैं सीधा लिख सकता हूं कि 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदी और 2 रुपए में 3 टॉफी खरीदी। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या करा उसने कि 3 रुपए में 5 बेची, रुपए ऊपर टॉफी नीचे, ठीक है। पर क्या बोल रहा है ये कि एक व्यक्ति ने कुछ टॉफियां 1 रुपए के 2 की दर से खरीदी और 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी, और उन सब को 3 रुपए की 5 की दर से बेच दी। उन सब को मतलब ये प्रक्रिया कितनी बार खरीदा कितनी बार है? 1 बार और 1 बार, टोटल कितनी बार? 2 बार। मतलब ये जब जो सेल किया है ना उसमें दो प्रकार का मिश्रण है, इसलिए मैंने 2 का गुणा किया है। हर प्रकार के सवाल में 2 का गुणा करना ही पड़ेगा आपको, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल 2 प्रोसेस हुई ना, और 2 प्रक्रिया को 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच दी, बस ये कहने का मतलब है। मतलब ये उसने खरीदा है, ये उसने सेल किया है, ओके। तो यहाँ पे देखना 3 एकम 3, 2 दूना 4, 4 और 3 कितना हो गया? 7 बटे 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 दूना 6/5, ये 6/5, ये सेलिंग प्राइस आ गई। तो यहाँ पे देखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 का यहाँ 6 का वहाँ, 5 से तो कितना आ गया? 35, 6 में 6 का मल्टीप्लाई किया कितना आया? 36। कोई चीज़ 35 में खरीदी, 36 में बेची, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ ना। 1 रुपये का फ़ायदा किस पे? 35 पे, तो 100 पे कितना? 5 से तो 35, 5 दूना 10, 20/7 का लाभ हुआ आंसर, ठीक है। या 7 दूना 14, 6, 7, 2 से ही 6/7, क्योंकि 7 दूना 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20/7, ये आंसर, ठीक है। तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। जब भी इस तरह का आपको कहीं भी किसी भी बुक में दिख जाए तो आप इस तरीके से उसको करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्च को 40% घटा देता है। देखिए अपने विक्रय मूल्य में से उसने 40% घटा दिया, तो सेलिंग प्राइस में से अगर उसने अपना मूल्य 40% घटा दिया तो बचा कितना? सेलिंग प्राइस का सिर्फ 60% बचा वो, ठीक है। तो घटाने के बाद भी उसको 20% का लाभ हुआ। अब समझना 20% का लाभ कब होगा उसको? क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य पे 20% का लाभ हुआ, मतलब क्रय मूल्य पे उसने 120% में बेचा। समझना, फिर से बता रहा हूं कि एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रय मूल्य में से अपने व्यापारिक खर्चे को 40% घटा देता है, तो सेलिंग प्राइस में से अगर उसका व्यापारिक खर्चा 40% घटा दिया तो बचा कितना? 60%, तो 60/100, ठीक है। उसके बावजूद भी उसको 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है ना 20% का, तो क्रय मूल्य हमेशा होगा 100% की वैल्यू, तो 120% निकाल लो, ठीक है। तो इस 100 से ये 100 कट गया, 60 एकम 60, 60 दूना 120। अब ये देखो यहाँ सेलिंग प्राइस है, ठीक है, बटे में क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। तो उधर कितना है? 2 दिया है, ये नीचे चला जाएगा 1, ये 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे होगा ना, 2 तो ऑलरेडी है। मतलब कोई चीज़ 1 रुपये में कॉस्ट किया, 2 रुपये में सेल किया, 1 रुपये में खरीदी, 2 रुपये में बेची, तो ये बोल रहा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य लागत से कितना % ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस जो है वो उसके क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, बस यही पूछा है। तो ये जो सेलिंग प्राइस है 2 रुपये का, वो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है क्रय मूल्य से, मतलब 1 से, तो 100% कितना होगा? तो 100%, 100 ही होगा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना? 100, तो 100% ही होगा आपका आंसर इसका,
ठीक है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पे बेची। देखिए यहाँ समझना, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ये बोल रहा है कि व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची, तो यहाँ लाभ भी दिया है, प्रॉफिट। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य अगर मान लिया जाए 100% है और उस पर लाभ जो है वो 20% का हुआ, समझना, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 80 रुपये, क्योंकि 80 की चीज़ को 100 रुपये में बेचा तभी 20% का लाभ हुआ ना, मतलब 80% मान लो। ठीक है, ये परसेंट में, या फिर क्रय मूल्य मान लो, कोई ज़रूरी नहीं है परसेंटेज मानना। ठीक है, आप इस तरीके से भी आप इसको समझ पाएंगे। 20 रुपये का लाभ तभी होगा ना जब 80 की चीज़ 100 में बेचोगे आप। अब ये बोल रहा है जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया, क्रय मूल्य को 10% कम कर दो, तो 80 का 10% होगा 8 कम कर दोगे तो क्रय मूल्य होगा 72 रुपये। तो विक्रय मूल्य भी 10% कम हो गया, तो विक्रय मूल्य 100 से 10 कम हो गया, मतलब 90 हो गया। ठीक है, मतलब तो क्रय मूल्य बचा 72 रुपये, विक्रय मूल्य हो गया 90 रुपये। ये कितना ज़्यादा है इससे? 18 ज़्यादा है ना, मतलब 72 रुपये की चीज़ को 90 रुपये में बेचेंगे तो 18 रुपये का फायदा होगा 72 से, तो 100% कितना होगा? तो 18 चौक 72, 4 से कटेगा 100 25 बार, मतलब 25% का प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। एक वस्तु के निर्माण के घटकों, सामग्री, मजदूरी तथा ऊपरी खर्च की लागत का अनुपात 4:3:2 दिया है। ठीक है, यहां समझना, ये बोल रहा है निर्माण के घटकों, सामग्री, ये जो सामग्री है घटक सामग्री है ना, घटक जो निर्माण के घटक सामग्री है, सामग्री जो सामग्री लगी उसमें वो, मजदूरी और ऊपरी खर्च, जो ऊपरी खर्च आया वो, इनका रेशो दिया है ना 4:3:2 में। यदि बोल रहा है यदि उसमें मजदूरी की लागत 45 रुपये रही, मजदूरी मतलब जो है वो 45 रुपये रही, तो देखो यार 3 में कितने का गुणा करें कि 45 आ जाए, तो 15 का, तो 15 का सब में गुणा कर दो, इसमें भी कर दो, तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है यदि वस्तु 180 रुपये में बेची जाए तो उस पर होने वाला लाभ कितना होगा? वस्तु की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की कुल लागत है, इन सबको जोड़ लो, 60 और 30 90, 90 और 45 135, मतलब उस वस्तु की जो लागत है वो 135 रुपया है, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया उसका? 135 रुपया। ठीक है, ये उसकी क्या आ गई? लागत आ गई। अब ये बोल रहा है कि यदि वस्तु 180 में बेची जाए, मतलब कोई चीज़ अगर आप 135 में खरीदोगे और उसको सेल करोगे 180 रुपये में, तो उस पर लाभ कितना होगा? तो 135 की चीज़ को 180 में बेचोगे, मतलब 45 रुपये का लाभ होगा आपको। ठीक है, 135 की चीज़ 180 में बेची तो 45 का लाभ, और 45 का लाभ होगा आपको 135 पे, तो 100% कितना होगा? बस ये पूछा है इसमें। ठीक है, तो बस सोल्व कर लो, 15 से काट दो इसको, तो 15 तिया 45, 15 नमा की 135, 3 तिया 9, ये बचा 100/3, तो 100 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 33.33%। ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। रमेश ने 10 साइकिलें प्रत्येक 500 की कीमत पर खरीदी, मतलब उसने 10 साइकिल खरीदी और हर एक साइकिल का कीमत है 500 रुपया, तो 500 रुपये में 10 साइकिल खरीदी, मतलब 5000 रुपये में टोटल 10 साइकिल खरीदी उसने 5000 में। उसमें सभी साइकिलों की मरम्मत पर 2000 रुपये खर्च किया, सभी साइकिलों की मरम्मत पे टोटल, तो सब पे 2000 रुपये टोटल खर्च कर दिया, मतलब 5000 और 2000 कितना हो गया? 7000 रुपये, मतलब टोटल खर्चा कितने का हो गया उसका? 7000 रुपये। इसका क्रय मूल्य हो गया इतना। ठीक है, अभी बोल रहा उसने 5 साइकिल प्रत्येक को इतनी दर से बेची, तो 5 साइकिल को बेचा उसने 750 रुपये के हिसाब से, है ना, और शेष बची हुई को 550 की कीमत पे बेची। ठीक है, तो देखो ये समझना, 5 साइकिलों को बेचा 750 में और 5 और बची ना, क्योंकि टोटल साइकिल तो 10 है ना, 10 में से 5 इतने में बेची और शेष कितनी बची? 5, और 5 को बेचा उसने 550 की कीमत पे, तो कितने में बेचा उसने? तो 750 का गुणा 5 में करेंगे और 550 का गुणा 5 में करेंगे, और जो भी गुणा करने के बाद इनको जोड़ोगे ना तो ये आएगा 6500, और इतने में क्या करा है उसने? बेचा है, सेल करा है ना। 7000 की चीज़ को 6500 में बेच दिया, मतलब 500 रुपये का नुकसान हो गया उसको।
नुकसान हो गया ना, 7,000 की चीज़ को 6500 में ही बेच दिया, तो 500 रुपये का नुकसान हुआ उसको 7,000 पे, तो 100 पे कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 50/7%, या फिर 7 सही 1/7, 7 7 49 और एक 50/7, इतना % हानि। ठीक है, दो चीज़ें ए और बी क्रमशः 10% और 15% लाभ पर बेची गई है। यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान रही हो तो ए और बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चंस जो है वो ऑप्शन से होगा, मैं इस बुक के आपको ऑप्शंस जरूर बताना चाहूँगा एक बार, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि इसमें ऑप्शंस किस प्रकार दिया है और हम इसको क्वेश्चंस को किस तरह से डील करेंगे। यहाँ पे जो इसके ऑप्शंस हैं मैं बता देता हूँ, वो है 1,000, 1500, फिर है 5,000, 2,000, फिर है 3,000, 2,000 और 3,000, 5,000, है ना। यहाँ पे समझना, तो बस इसको सोल्व करते हैं। अब देखो ये बोल रहा है ए और बी क्रमशः इतना और इतना % लाभ पर कोई चीज़ बेचते हैं, ठीक है। तो मान लो ए ने बेचा 10% लाभ पर और बी ने बेचा 15% लाभ पर कोई वस्तु को, ठीक है, और प्राप्त लाभ की राशि एक समान रही। जो राशि है, जो प्राप्त लाभ होगा, जो प्राप्त प्रॉफिट होगा वो बराबर होगा। तो ए और बी का लागत कितना हो सकता है, तो देखिए 100 से 100 कट गया, 5 दूना 10, 5 दिया 15, तो ए बटा बी की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे इस तरीके से, तो वो 3 है, ये 2 बटे में चला जाएगा, तो ये 2, 3 और 2 यहीं दिख रहे हैं ना, 3 और 2, बाकी ये तो 3 और 5 है, ये तो ऑप्शन नहीं है। 3 और 5, 3 तो कहीं है ही नहीं, 3 और 5 इसको काटने पर भी 3 और 5 नहीं आता, मतलब सिर्फ एक ही केस है यहाँ पर जो 3 और 2 में आ सकता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं। ये बोल रहा है कि यदि 150 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें रुपये 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाए तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर हम 150 से 300 रुपये तक की किताबों को 250 से 350 तक की कीमतों में अगर इसको हम बेचेंगे तो देखिए मैं इसको समझा देता हूँ। 150 रुपये से लगा करके 300 तक की पुस्तकों को खरीदा जाए, ये क्रय मूल्य है ना। और अगर इनको सेल किस हिसाब से किया जाए कि 250 रुपये से लगा करके 350 तक ज़्यादा से ज़्यादा इतने में बेचा जाए तो अधिकतम संभावित लाभ 15 पुस्तकें बेचने से कितना मिलेगा। देखिए ये कहने का मतलब ये है कि 150 से 300 रुपये तक की कुछ किताबें खरीदी है ना, मान लो 15 किताबें खरीदी और 15 का ही निकालना है हमें, ठीक है। तो 150 से 300 तक की कीमत पे कोई किताबें खरीदी जाए और 250 से लगा करके 350 तक बेची जाए तो हर एक किताब पर कितने रुपए का कम से कम या अधिकतम कितने रुपए का लाभ हो सकता है। तो अधिकतम शब्द से एक चीज़ यहाँ समझना कि अधिकतम लाभ कब होगा। देखो समझना, अगर मैं कोई चीज़ 300 में खरीदूँ और 350 में बेचूँ तो मुझे 50 रुपये का लाभ होगा सिर्फ। लेकिन समझना, अगर मैं सबसे कम में खरीदूँ 150 रुपये में ही खरीदूँ और सबसे ज़्यादा में बेचूँ 350 में, तभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा ना। मतलब सबसे कम में खरीदूंगा मैं 150 में और सबसे ज़्यादा में बेचूंगा 350 में, कितने का फ़ायदा होगा यहाँ पे, 200 रुपये का। समझ में आया होगा आई थिंक। और यही सबसे ज़्यादा फायदा है। बताओ अगर मैं कोई चीज़ 250 रुपये में लेकर के आऊँ और ये जो वैल्यू दी है ना ये क्रय मूल्य की है दोनों, और ये जो वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस की है। अगर मैं कोई चीज़ 150 में लेकर के आऊँ 250 में बेचूंगा तो कितने का फ़ायदा होगा, कोई खास ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप देखेंगे सिर्फ 100 रुपये का फ़ायदा होगा। अगर मैं कोई चीज़ 300 रुपये की लेकर के आऊँ और 350 में बेच दूँ तो 50 रुपये का फ़ायदा होगा। लेकिन मैं सबसे कम में खरीदूँ 150 रुपये में और सबसे ज़्यादा 350 में बेचूँ तो मुझे 200 रुपये तक का फ़ायदा हो सकता है। मतलब एक किताब पे 200 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा मुझे अगर मैं 150 रुपये में खरीदूँगा और 350 में बेचूँगा। मतलब एक किताब पे फ़ायदा अधिकतम कितना हो सकता है, 200 रुपये का। और मुझे 15 किताबों पे टोटल फ़ायदा चाहिए तो टोटल कितना फ़ायदा हो जाएगा, 3000 रुपये का। ठीक है, 15 किताबों पे अधिकतम फ़ायदा कितना हो सकता है, 3000 रुपये का, क्योंकि हर एक किताब पे 200 रुपये का फ़ायदा होगा ना। तो 15 किताबों पे टोटल 3000 का फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 188 ये देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। देखिए, एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर के 9 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध को बेचता है, ठीक है। यदि और 20% लाभ कमाता है, ठीक है। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये प्रति लीटर हो तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चंस जब भी आए ना, हम एलिगेशन से करेंगे इसको, मिश्रण मेथड से। काफ़ी इजी हो जाएगा ये सवाल, बहुत इजी सवाल है, कोई कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये बोल रहा है एक दूध वाला क्या करता है, अपने दूध में पानी मिला देता है और 9 रुपये लीटर के हिसाब से बेच देता है, तो 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, अच्छा 20% का लाभ किस पे होता है। आप एक चीज़ जानते हो, लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। तो देखना, ये बोल रहा है कि वो क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कब होगा, जब वो 120% में बेचेगा। और कितने रुपए में बेच रहा है वो, 9 रुपये में। उसके हिसाब से वो 9 में बेच रहा है, हमारे हिसाब से 120% में बेच रहा है। या फिर हम ऐसे समझें इसको कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, मान लो 100 रुपये में मैंने खरीदी, 100% में कोई चीज़ खरीदी, ये कॉस्ट प्राइस है, तो उस पर 20% का लाभ कमाया कब, जब मैंने उसको 120% में सेल किया। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 120। वो बोल रहे हैं 9 लीटर के हिसाब से बेचा, हम बोल रहे हैं 120% के हिसाब से बेचा, तो क्रय मूल्य निकाल लो यहाँ पे। वो बोल रहा है 9 रुपये के हिसाब से बेचा और हम बोल रहे हैं 120% के हिसाब से बेचा, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 दूना 4, 2 पंज 10, 5 तिया 15, 15/2, 15/2 आ गया ना क्रय मूल्य इसका, ठीक है। बस ये आ गया ओवरऑल इतने रुपए का क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य इसका, ओके। अब यहां समझना, इसमें दूध और पानी के मिश्रण मिला रहा है ये, तो दूध और पानी, ठीक है। यहां पे दूध और पानी, ये बोल रहा है कि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपये प्रति लीटर हो। तो दूध की लागत दे दी हमें 10 रुपये प्रति लीटर, लेकिन दूध के अंदर दूध तो 100% होता है, लेकिन पानी तो 0 होता है ना, क्योंकि दूध के अंदर पानी 0 होता है, पानी की कोई क्वांटिटी नहीं होती दूध के अंदर, क्योंकि दूध अपने आप में 100% होता है। या मिल्क की बात कर रहा हूं मैं, इसको सवाल को मैं मिल्क से सोल्व करवाऊं, ठीक है। मिल्क को इनिशियली मान रहा हूं मैं, इसलिए पानी जो है दूध में वो 0 होगा, क्योंकि दूध की अपनी कोई क्वांटिटी नहीं होगी इस केस में। दूध के केस में पानी की कोई क्वांटिटी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, पानी 0 हो गया यहाँ पे, और जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य कितना आया, 15/2, ये आ गया 15/2, ठीक है। तो ये इसको घटा के यहाँ लिख दो, इसको घटा के यहाँ लिख दो। तो 0 में से गया 15/2, तो कितना बचा, ये तो 15/2, या 15/2 में से 0 घटाओ, बात वही है। यहाँ पे देखना 10 दूना कितना हो गया, 20, 20 में से गया 15, तो बचा कितना, 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3:1 में क्या आ गया, दूध और पानी का अनुपात। तो वही तो पूछा था हमें कि दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, तो 3:1 में होगा। ये हो गया आपका आंसर इसका। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का 15%, फुटकर का 25%, तो उस वस्तु जिसका फुटकर मूल्य इतने रुपए हैं का उत्पादन मूल्य क्या होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, मैंने परसेंटेज में करवाया है, ये बिल्कुल लाइन वाला है कि ए ने उसको इतने में बेचा, बी ने उसको इतने में बेचा, सी ने उसको इतने में बेचा, और आखिरी वाले ने इतने में खरीदा। तो पहले वाले ने कितने में खरीदा था, तो मान लिया जाए कि उसका जो उत्पादन मूल्य है, मतलब जहां पे वो उत्पादन हुआ है उसका, जहां पे वो बना है, उसका मूल्य मान लिया 1 है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि निर्माता का लाभांश, निर्माता ने 10% का लाभांश कमाया, तो 10% का लाभांश कमाया, इसका मतलब ये है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 में 1 का फायदा लिया उसने, तो कितने में बेचा, 11/10 में, ठीक है। अगले वाले ने 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, मतलब 20 पे 3 का फायदा लिया, है ना, मतलब कितने में बेचा, 23/20 में, ठीक है। अगला है 25% लाभ वाला, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो 4 पे 1 का फायदा, मतलब उसको बेचा उसने 5/4 में, ठीक है। और आखिरी वाले ने उसके लिए कितने रुपए भेंट चढ़ाए, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे हम, तो 1265 रुपये उसने चढ़ाए।
अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम। देखिए 11 से काट दो इसको, 11 एकम 11, एक बचा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो 5 दूना 10, 23 से कितनी बार कटेगा, 23 पंजे हो जाएगा ना ये 115, 5 या 15 की 5, एक बचा, 5 दूना 10 और 11, ठीक है। अब ये बचा 20 दूना 40, 40 चौक हो जाएगा 160, 160 पंजे तो 16 पंजे 80, 800 रुपये, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्शन का जो प्राइस था, मतलब जो प्रोडक्शन प्राइस जो है, मतलब जहाँ पे वो बना था वो मूल्य था 800 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया 800 रुपये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 190 देखते हैं। किसी एक वस्तु की नगद खरीद का मूल्य 12,500 रुपये, अगर आप उसको नगद खरीदते हैं तो 12,500 रुपये में है, ठीक है। उसे एक वर्ष के आधार पर खरीदा जाता है, जिसके लिए 10% वार्षिक ब्याज रुपए इतने देकर खरीदना होगा। मतलब ये वाला है कि आप इसकी किश्त बना लीजिए, इंस्टॉलमेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, कि आप अगर उसको नगद दोगे तो 12,500 में पड़ेगा आपको, वरना अगर आप उसको किश्तों में करेंगे तो 10% के ब्याज के हिसाब से आपको इतने रुपए टोटल देना पड़ेंगे, और हर वर्ष एक वर्ष के आधार पर दिया जा सकता है ना, और ब्याज जो है वो उसका 10% लगेगा आपको, ठीक है। तो ये बोल रहा है, देखो एक चीज समझना, 14,300 रुपये, देखो नगद मूल्य कितना है, ये नगद मूल्य है, ठीक है। नगद मूल्य कितना है 12,500, ओके। लेकिन उसने क्या किया कि जिसके लिए 10% वार्षिक ब्याज के रुपए के हिसाब से उसने इतने रुपए में खरीदा, है ना। मतलब उसने ब्याज दिया इतने रुपए का, इतने रुपए, ये जो है ना वो अमाउंट है एक्चुअली, क्या है, अमाउंट है। अमाउंट के अंदर आपका मूलधन भी है प्लस इंटरेस्ट भी है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट। इसमें आपका मूलधन भी है और आपका ब्याज भी है, और 10% के हिसाब से इतने रुपए का ब्याज दिया है आपने, इतने दे करके खरीदा होगा आपने, ठीक है। मतलब इतना दे करके आप खरीदोगे उसको, अगर आप ब्याज के हिसाब से दो, या फिर आप सीधा 12,500 रुपये दे दो। तो आपने क्या किया कि इतने रुपए टोटल दिए उसको, मतलब 10% का ब्याज सहित ये है ना। तो ये जो अमाउंट है, अमाउंट के अंदर क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब ये है कि 100% है, प्रिंसिपल मूलधन होगा। मैं वो जब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने रुपए का लगा, 10 रुपये का, मतलब 100 और 10, 110 का। मतलब ये है कि 14,300 रुपये जो है वो अमाउंट है, और अमाउंट हमारा कितना हो गया, 100 और 10, 110 की वैल्यू। तो मूलधन कितना है, 100% निकाल लो, 0 से 0 काट दो, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13,000 रुपये। मतलब उसका जो मूलधन था वो 13,000 रुपये होना था, लेकिन उसने 14,300 रुपये दिया, और एक्चुअली नगद अगर देता वो तो 12,500 रुपये था, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज समझना कि इस सौदे में व्यापारी को कितने का लाभ हुआ। तो व्यापारी देखो, अगर वो सामने वाला जो वो 12,500 रुपये देकर चला जाता तो उसको 500 का नुकसान हो जाता, लेकिन उसने क्या किया कि 10% वाले केस में उसको जो है वो कोई वस्तु दी है, ठीक है। तो 10% वस्तु वाले में उसने क्या करा कि 13,000 में उसको नगद के हिसाब से दिया, और यूं देता अगर वो सीधा तो 12,500 में ही दे देता। मतलब 12,500 की चीज को उसने 13,000 में दिया। क्लियर, पता चल गया, 500 रुपये का फायदा हुआ उस व्यापारी को, ठीक है। तो 500 रुपये होगा आपका आंसर यहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन है 191। क्या बोल रहा है ये, एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है और उन पर 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। मतलब कर चुके हैं ना इसके जैसे सवाल। 1 किलो मतलब 1,000 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन वो 900 ग्राम ही तोल रहा है, ठीक है। 100 ग्राम का फायदा ले रहा है वो हर बार। कब, जब वो 900 ग्राम दिखा कर, एक्चुअली दिखा रहा है वो कि वो 1,000 ग्राम तोल रहा है, लेकिन वो बेईमानी से 900 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। तो देखोगे आप तो 1,000 ग्राम दिखा करके 900 ग्राम बेच रहा है, मतलब 100 ग्राम का फायदा ले रहा है। और 100 ग्राम का फायदा वो खुद ले रहा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो खरीदने आता है उसके नहीं, जो फल विक्रेता है ना, विक्रेता की बात कर रहा हूं कि वो 100 ग्राम का फायदा ले रहा है एक्चुअली में 900 ग्राम के बाट पे। तो 100% कितना होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100/9 मतलब होगा 11.11%। इतना परसेंट का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। एक सेब की कीमत एक केले की दुगनी है और एक केले की
अमरूद की तुलना में 25% कम है, तदनुसार यदि हर फल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो 4 केलों, 2 सेब और 3 अमरूदों की कीमत कितना % बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक सेब है, केले हैं और अमरूद हैं। सेब की कीमत केले की दुगनी है, केले की दुगनी है सेब की कीमत, और एक केले की कीमत अमरूद की तुलना में 25% कम है। अमरूद से कितना 25% कम है। तो मान लो अमरूद अगर 100 रुपये के हैं तो ये 25% कम के हैं, मतलब कितने के हैं 75 के, और इसकी कीमत जो है वो इसकी दुगनी है। 75 का डबल कितना हो गया 150। ठीक है, अभी बोल रहे थे तदनुसार यदि हर फल की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो इन सब की कीमत में कितना % की बढ़ोतरी होगी। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए पहले कितने फल हैं वो निकाल लो। तो 4 केले हैं ना, तो देखो सेब कितने हैं 2, केले कितने हैं 4 और 3 हैं अमरूद। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूना 30, 300, 300 रुपये के सेब हो गए। 75 दूना 300, ठीक, और 100 तिया 300, मतलब 300 के सब हो गए। तो ये कितने हो गए 900 के, मतलब 900 रुपये क्या हो गए आपके, सब की कीमत हो गई ना फलों की, मतलब टोटल। और हाँ ये बोल रहा है कि हर फल की कीमत 10% बढ़ जाए, मतलब टोटल में 10% की वृद्धि हो जाए। ये कहने का मतलब है हर फल का मतलब क्या है, सभी में वृद्धि। तो टोटल सभी फल हैं 900 रुपये के, तो 900 का 10% कितना होता है, तो एक जीरो छुपा दो बस, ये वाला 90 बचा ना, मतलब 90 रुपये बढ़ जाए उसका भाव। मतलब प्रॉफिट कितना, देखो कीमत अगर 10% बढ़ जाएगी, ठीक है, तो कीमत में कितने % की वृद्धि हुई। तो देखो 10% कीमत बढ़ी तो कीमत कितनी हो गई, 90 रुपये बढ़ के 990। ठीक है, 900 से बढ़कर के कितनी हो गई 990 हो गई, मतलब 10% बढ़ने के बाद कीमत जो है वो 990 हो गई। तो ये बोल रहा है कि इन सब की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई। तो कीमत 900 से बढ़ के 990 हो गई, मतलब कीमत 90 बढ़ गई, और 90 बढ़ गई 900 से, तो 100 पे कितनी बढ़ेगी, बस ये चीज़ निकालना है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये 90 से 90 कैंसिल। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखेंगे आप तो कीमत जो है वो 10% बढ़ गई है ओवरऑल, ये इनकी किनकी, सभी फलों पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी को अपने धन का 20 सही 1/2% का नुकसान होता है और शेष का 80% खर्च कर देने के बाद उसको इतने रुपए बचते हैं। देखो एक समझना कि मान लो किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये थे, वो बोल रहा है कि उसमें से इतने % का नुकसान हो गया अपने धन का, तो ये 20.5% है ना, मतलब 100 में से 20.5 का नुकसान हो गया उसका। 100 का इतना % इतना ही होगा 20.5, तो 100 में से जब 20.5 घटाएंगे तो आएगा 79.5, है ना, इतना बचा अभी। ठीक है, और इसका भी 80% खर्च कर दिया, तो बचा कितना इसका 20%, और इसका 20% कितना होता है 1/5, इसका 1/5 बचा जो कि, और वो कितना बोल रहा है 159 बचा, तो इसकी वैल्यू है 159। तो शुरू में उसके पास कितने पैसे थे, 100 रुपये की वैल्यू निकालना है, तो 5 से इसको सोल्व कर लो, 5 एकम 5, 6 7 2 बचा ना, 5 पंजे 25, 4 बचा, 5 नम 45। तो देखो पॉइंट हटेगा, यहाँ पे जीरो लगेगा, तो ये है 159 और ये 159 जीरो, तो इससे ये कटेगा कितनी बार 10 बार, मतलब 1 की वैल्यू हो गई 10, तो हमें चाहिए 100 की वैल्यू ना, तो 100 का गुणा कर दो दोनों साइड, 100 एकम 100, तो ये हो जाएगा 100 में 10 का गुणा तो 1000, मतलब 100% उसके पास शुरू में कितने पैसे थे, तो 1000 रुपये थे, तो 1000 हो गया आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, लागत कीमत का 72% लागत कीमत के 9% के 8% किसी वस्तु की लागत कीमत से के कितने % के बराबर है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। लागत कीमत का 72%, तो जो भी लागत कीमत हो 72% की, 72% जो लागत कीमत है 72% की, वो उसकी लागत कीमत के 9% का 8% किसी वस्तु की लागत कीमत के कितने % के बराबर है, बस हमें वो परसेंटेज निकालना है इसका। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि 72 में से ये कितनी ज़्यादा है तो हमें कम कर दो कि कितना % के बराबर है वो उसके, तो 9 का 8% निकाल लो, तो 9% का 8% कितना होगा 72, और 72 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.72। ठीक है, 9 का 8% कितना होगा, 9% का 8%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.72, मतलब 72 में से 0.72 गया
तो कितना बचा 71.28, मतलब इतना % के बराबर होगा वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ यार कि 194 क्वेश्चंस करने में काफ़ी मेहनत लगी है मुझे। ठीक है, एक एक वीडियोस पर डे दिया है मैंने। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़रूर इसको शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन क्वेश्चंस को करवाने का तरीका कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो यार प्लीज़ इसको। ठीक है, तो ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। काफ़ी मेहनत करी है मैंने इसके लिए। ठीक है, कम से कम 6 से 7 दिन लगे मेरे को पूरा इसको सोल्व करवाने में। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। और हाँ, अगला चैप्टर होगा डिस्काउंट का। ठीक है, कमेंट ना करना प्लीज़। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।